National Institute of Rural Development and Panchayati Raj, NIRDPR. So this was recognized as a center of excellence by which UN institution? UN's Economic and Social Commission for South Asia. Right. उसने recognize किया। अरे अगर क्वेश्चन नहीं तो आगे चल सकते हैं, ये मतलब फालतू के क्वेश्चन नहीं पूछते हैं ना। ठीक है, अच्छा, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन क्या मतलब होता है पंचायत के कॉन्टेक्स्ट में? क्वेश्चन एक बार रिपीट करना। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है पंचायत राज के कॉन्टेक्स्ट में? डिसीजन मेकिंग को आप बेसिकली डिसेंट्रलाइज कर रहे हो, मतलब जो लोअर लेवल पे जो लोग हैं वो भी कुछ ना कुछ डिसीजन ले सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें पंचायती राज के अंदर, तो हमने एक्ट के अंदर ही कुछ आइटम्स जो है वो पंचायती राज के लिए एक्सक्लूसिवली दिए हैं, जिसमें से फिर वॉलेंट्री और मैंडेटरी प्रोविजन है। तो उस तरीके से हम जो पावर है वो पहले सेंटर से स्टेट तक तो डिवॉल्व ही था, मतलब डिवॉल्व ही था। अब स्टेट से फर्दर लोकल लेवल पे भी पावर डिवॉल्व कर दिया गया, तो वो चीज है। एंड डेमोक्रेटिक उस सेंस में कि वहां पे भी हम इलेक्शन और वो सब चीजें कर रहे हैं, तो उस सेंस ठीक है। ठीक है। और अगर हम बात करें कि सिटीजन चार्टर बोरो कहाँ से किया गया, तो उसका क्या आंसर होगा? स्वीडन है क्या? नहीं, वो यूनाइटेड किंगडम है। नेक्स्ट पेज पे लिखा था ना कि यूनाइटेड किंगडम 1991 में शुरू किया था, एंड फिर हमारे इंडिया में वो पहला चीफ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस, जो मतलब चीफ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस के अंदर ये आइडिया प्रपोज किया गया था कि हम इसको इनकॉर्पोरेट करें। ठीक है, मैसूर डिक्लेरेशन क्या है? वही है, डिलीवरी ऑफ गुड्स से लेके मैं डिलीवरी सर्विसेज है, मतलब पंचायती राज की जो सर्विसेज है वो पंचायत राज जो है वो इफेक्टिवली डिलीवर करे, उसके रिगार्डिंग। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, कॉमन मिनिमम सर्विस। ठीक, नेक्स्ट पे चले क्या? इसमें और कुछ क्वेश्चंस पूछना है? अच्छा, एक स्कीम है ना, ग्राम उदय से भारत उदय, कुछ ऐसा करके, तो अभी आइडिया नहीं है मेरे को, तो बता दो अगर कुछ आइडिया है इसके बारे में। मैम बता दो। सर वही अभी है आप कि तो मुझे एक्चुअली जस्ट याद आया, मैं कर रहा था, बट मुझे मोटा मोटा ये पता है कि पंचायत राज पे फोकस करेंगे, जब प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था ये, एंड दिखा रहा है 2016 वगैरह में पंचायत राज को अच्छे से कॉमरेट करने के लिए, और 24 अप्रैल को पंचायत राज सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो वही है, पंचायत राज से लिंक है, ग्राम से इंडिया उदय होगा ना, राइज ऑफ इंडिया फ्रॉम द विलेज इटसेल्फ। अभी नया स्कीम, मतलब एक स्कीम इसमें इसी सेंस में ही है, सबकी योजना सबका विकास, जो आगे भी पढ़ेंगे तो वो भी एक फॉलो अप स्कीम कह सकते हैं इसको, एम्पावर करने के लिए ये ग्राम पंचायत को। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने फंक्शनल आइटम्स दिए गए हैं पंचायती राज के अंदर? नंबर ऑफ आइटम्स पूछ रहा हूँ। 29। करेक्ट। और म्यूनिसिपैलिटीज को कितने दिए हुए? 18। करेक्ट। तो वो भी नंबर भी थोड़ा याद रखना है, कई बार ट्वीक कर सकता है वो नंबर आगे पीछे। कूल है। और कोई क्वेश्चन है इसमें किसी का?
एक स्विचना स्कीम बा इनका काफी न्यूज में चल रहा है ना, इसी से लिया ना पंचायत राज से। पंचायत राज से, अरे उसको मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज से जरूर कर रहा है। एंड गांव में वो जो लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स है उनको डिजिटाइज करेंगे यूजिंग सम काइंड ऑफ ड्रोन्स और ऐसी कोई एरियल टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी से। तो लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है वो थोड़े से रेवोल्यूशनाइज हो जाएंगे उस केस में। दोनों के लिए ना, ये अर्बन और रूरल एरिया है सर, रूरल नहीं एरिया। नहीं, रूरल के लिए ही है। हाँ, इसका ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइड इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सॉल्यूशन फॉर रूरल इंडिया। ड्रोन वगैरह जो सर ने बोला ना, वही है। तो एक और है, ये लॉन्च किया था 24 नेशनल प्लस डे होता है इस दिन। सो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज इसको कर रही है सर्वे ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है, क्योंकि वो उसका काम रहता है ना सर्वे और करना। फुल फॉर्म है इसका अमित, सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। तो फुल फॉर्म याद रहेगी तो स्कीम याद रह जाएगी। फेज वाइज नहीं कर रहे हैं, 2024 तक करेंगे इसको यार हम लोग। ठीक है। और अभी ये 6 स्टेट में चालू हो गया, हरियाणा हो गया, जैसे एमपी हो गया। पैन इंडिया नहीं है, इसको एक्सटेंड करेंगे 2024 तक पैन इंडिया लेवल पे। हेलो। यस। हाँ दीप्ति। हाँ ठीक है, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ बोल। हाँ हाँ ठीक है, नेक्स्ट पे चले क्या? ठीक है। सो नेक्स्ट इज ग्राम पंचायत एंड डेवलपमेंट प्लान। तो इस पे कोई क्वेश्चन है किसी का? चलो एक बेसिक क्वेश्चन में पूछ लेता हूँ, तो ट्रू और फॉल्स बताना। ऑल मेंबर्स ऑफ पंचायत एट विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। ट्रू होगा फॉल्स होगा? फॉल्स। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नॉमिनेटेड होंगे। नहीं। नहीं, वो यस। चीफ वगैरह होते हैं ना, वो इलेक्टेड, मतलब नॉमिनेटेड वगैरह तो, लेकिन मेंबर तो इलेक्टेड ही रहते हैं ना। हाँ करेक्ट। तो मेंबर्स जो है वो इलेक्टेड रहेंगे सारे डायरेक्टली बाय द पीपल, लेकिन जो चेयरपर्सन हैं एट डिफरेंट लेवल ऑफ दोस पंचायत, तो दे वुड बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। मतलब उनको वो इलेक्ट होंगे जो इलेक्टेड मेंबर्स तीनों लेवल ऑफ ग्राम सभा में जो इलेक्ट होके आए थे लोगों से, वो फिर आपस में मिलकर डिसाइड करेंगे कि कौन चेयरपर्सन बने, ठीक है, थ्रू इलेक्शन। तो वो चीज है। एंड एक और इसमें चीज याद रखना कि जो विलेज लेवल पे जो चेयरपर्सन है, यानी जो सरपंच जिसको हम बोलते हैं, तो ही वुड बी डायरेक्टली इलेक्टेड, ठीक है। वो तो शायद ये ऐसा है, स्टेट at लेजिस्लेचर। at village level as decided by state government, I think, हाँ, at ऐसा है, वो village है level. वो स्टेट असेंबली डिसाइड करेगा ना, उसी हिसाब से। जैसे कहीं पे इलेक्टेड है डायरेक्टली, कहीं पे वो लोग करेंगे। ये दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। हाँ राइट, मतलब स्टेट उसमें डिटरमाइन करेगा कि वो कैसे इलेक्ट करना चाहते हैं। बाकी हाँ, और बस ये इंटरमीडिएट लेवल पे, हाँ हाँ, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड रहेंगे। तो ना वो डायरेक्टली लिखा हुआ है। विलेज लेवल पे वो उन्होंने बोल रहा है कि स्टेट असेंबली डिसाइड करेगा अपने हिसाब से। करेक्ट। ठीक है, अगर इस पे और कोई किसी का क्वेश्चन नहीं है तो फिर नेक्स्ट पे चलें। अच्छा, जो ग्राम पंचायत में जो डिस्क्वालिफिकेशन होती है, तो उसका जो मतलब क्या कहते हैं, उसके लिए अथॉरिटी कौन सी है जो डिसाइड करेगी कि ये डिस्क्वालीफाई होंगे या नहीं? स्टेट असेंबली करेगा लो से। हाँ, स्टेट लेजिस्लेचर।
Cool. एजुकेशन एज फर्स्ट कंडीशन सबसे पहले कौन से स्टेट ने की है पंचायत लेवल पे? क्वेश्चन रिपीट करोगे एक बार? मतलब एजुकेशन होना चाहिए आपका कुछ 12 जो भी है, ये इंडिया में 2-3 स्टेट ने रिकॉग्नाइज किया ना, कौन सा स्टेट है पहला? दूसरा राजस्थान। राजस्थान है सबसे पहला, हरियाणा में ये कॉपी मारा वहां से, तो वो है। राजस्थान में लेकिन स्ट्रक डाउन भी कर दिया, वो भी सर याद बट रखना। हरियाणा वाला वो भी चैलेंज हुआ था, बट वो सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है, तो हरियाणा में है आज भी। एक इंटरेस्टिंग फिगर है हरियाणा में, जो नोटा वाला हम बात कर रहे थे ना कल या परसों, उसमें ये है कि जो यूनियन लेवल पे इलेक्शन होते हैं अपने, जो इलेक्शन कमीशन का, उसमें नोटा को कितने मिले तो कोई नहीं है, लेकिन हरियाणा में ऐसा है अगर नोटा को ज्यादा मिल जाएंगे ना तो फिर इलेक्शन दोबारा होना पड़ेगा, कुछ ऐसा सिस्टम बना के हरियाणा वालों ने। मतलब नोटा को कुछ सिंबॉलिक से ऊपर लेके गए मैं बार। नोटा वोट्स डज मैटर इन हरियाणा पंचायत इलेक्शंस। हरियाणा में एक और इन्होंने अच्छा चीज किया है कि अभी रिसेंटली दे हैव आल्सो अलाउड प्रोविजन फॉर रिकॉल। तो हाँ सर, अगर कोई कोई सही काम नहीं कर रहा है कोई ग्राम पंचायत ऑफिशियल, तो उसको रिकॉल करा सकता है इलेक्टेड ऑफिशियल को। बट चैलेंज हो गया अभी, जुडिशरी के पास पड़ा है, उसमें ना ओबीसी वगैरह को रिजर्वेशन दिया था ना, तो लोग उठा के चैलेंज कर दिए, तो अभी वो पूरा इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया थोड़ा ढंग से। Cool. और ये रिकॉल वाला सिस्टम तो सारी पंचायत में होता है ना, कि आप 2.5 साल शायद होता है, 2.5 years यदि हो चुकी है पंचायत, ऐसा कुछ सर्टेन टाइम पीरियड होता है, उसके बाद आप रिकॉल कर सकते हो, ऐसा कुछ है। मतलब बाकी ग्राम सभा में, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है उसमें तो आई डोंट थिंक ऐसा कुछ लिखा है, बट स्टेट लेजिस्लेचर अपने एंड पे शायद कुछ कर सकता है। हाँ मतलब ये वाला प्रोविजन है कि ऐसा कर सकता है स्टेट। ये पंचायत है तो स्टेट इस के अंडर आएगा ना, पूरा उसमें तो सेंट्रल का कोई रोल नहीं है अभी के बाद। ठीक है, और फिर नेक्स्ट पे चलते हैं ना। अच्छा हाँ, एक सवाल और है, दिल्ली में अपने एमसीडी होते हैं, उसकी इलेक्शन कौन कराता है? ये कराता है या फिर दिल्ली का खुद अलग से है अपना कोई? ये एमसीडी बिल है ना, जो अभी उन्होंने चेंज कर दिया था, फिर एमसीडी के इलेक्शन भी कैंसिल हो गए थे। हाँ हाँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चले। गुड गवर्नेंस इंडेक्स। So first question is, good governance index is created by Ministry of Personnel. True होगा false होगा? यही करती है सर, सही है। ट्रू है। नेक्स्ट, ये जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स है, इट इज कंडक्टेड ट्वाइस, once in 2 year, तो वो करेक्ट होगा? ये बाई एनुअल है ना, एक साल में 2 बार। हाँ, तो साल में 2 बार है, तो वो चीज थोड़ा सा याद रखना। और अगर हम कैटेगरीज बोले तो स्टेट को कितने उसमें कैटेगराइज किया गया है इसके अंदर गुड गवर्नेंस इंडेक्स में? 4 है या 5 ऐसा है। सो 4 4 कैटेगरीज। हाँ बोलो दीप्ति। सॉरी 4 कैटेगरीज, नहीं मैं 3 बोल रही थी, सॉरी। सो 4 कैटेगरीज है। फर्स्ट इज नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन जो हिल स्टेट्स हैं, फिर यूटीज का अपना एक अलग ग्रुप है, फिर ग्रुप ए और ग्रुप बी जो है वो सिटीज, मतलब ग्रुप ए और ग्रुप बी में डिवाइड करे हुए हैं स्टेट्स को। सो एक चीज पूछता हूँ, स्टेटमेंट फॉलो अप हियर। सो गुजरात टॉप्ड इन ग्रुप बी स्टेट्स, तो ट्रू होगा फॉल्स होगा? ग्रुप ए स्टेट्स में टॉप किया। करेक्ट। नेक्स्ट, 5 कैटेगरीज होती है ना?
5 नहीं मैम, 4 है। ये इसी पीटी में लिखा हुआ है नीचे कर दो स्टेट नीचे। हर। स्क्रॉल डाउन करना है क्या? हाँ, स्क्रॉल कर दो तो वहाँ लिखा हुआ है वो चीज। ठीक है, कैटेगरीज कितने हैं। फर्दर एक हिमाचल ने टॉप किया है इन केस ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड हिल कैटेगरी, तो वो करेक्ट है क्या? तो है। ठीक है, तो वो ट्रू है। तो देख लेना पैरामीटर्स भी एक बार देख लेना। एग्रीकल्चर है, कॉमर्स है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, पब्लिक हेल्थ है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, पब्लिक इकोनॉमिक गवर्नेंस है, सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट है, जुडिशियल एंड पब्लिक सेफ्टी है, एनवायरनमेंट है, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस है। ठीक है, सो ऐसा वर्ल्ड बैंक के पैरामीटर्स पूछ लेते ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के, तो उसमें भी 10 पैरामीटर्स हैं। वो डायरेक्टली सवाल पूछ लिया गया था, तो इस पैरामीटर के भी इंडेक्स देख लेना। ठीक है, एंड गुड गवर्नेंस डे जो वो 25 दिसंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, सो वो थोड़ा सा चीज इंपॉर्टेंट है। बर्थडे अटल बिहारी वाजपेयी, फॉर्मर पीएम का ना, तभी है शायद। करेक्ट करेक्ट। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, किसका brainstorming है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एक बार क्वेश्चन वापस रिपीट करना। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है जो अपना, मतलब कि किसका ब्रेनस्टॉर्म है, मतलब किसने चालू किया था और ऑब्जेक्टिव नीति आयोग, नीति आयोग। एक नीति आयोग है। तो इसके अंदर 3C है, मतलब वो कौन कौन से सी है, कोई बता सकता है? कॉपरेशन, कंपटीशन एंड कोलैबोरेशन। कन्वर्जेंस भी है सर एक, शायद। अरे मतलब हाँ, सॉरी। हाँ, हाँ, बताइए। करेक्ट करेक्ट, वो शायद कोलैबोरेशन नहीं है, कन्वर्जेंस है वो। कन्वर्जेंस होगा जितनी भी स्कीम चल रही है, कोलैबोरेट स्टेट मिलके करेंगे और फिर डिस्ट्रिक्ट आपस में कॉम्पीट करेंगे कौन अच्छा कर रहा है, कुछ ऐसा। जितने भी इंडिकेटर है ना, हेल्थ एजुकेशन वाले, सब बेसिक पे काम करेंगे। 115 डिस्ट्रिक्ट हैं, एंड उसके अंदर पैरामीटर्स कितने रखे गए हैं, तो 49 इंडिकेटर्स रखे गए हैं। और ब्रॉडली मतलब वो 5 पिलर्स के अंदर हम उन्हें पढ़ सकते हैं। तो वो 5 पिलर क्या है? हेल्थ न्यूट्रिशन है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज है, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। फिर इन कंपोनेंट्स को भी वेटेज दिया गया है। तो थोड़ा सा मतलब जैसे अपन एसडीजीज में करते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि खाना वाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो वैसे ही इसमें थोड़ा सा वो मतलब वो लगा लेना कि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सबसे इंपॉर्टेंट है, तभी आदमी कुछ कर पाएगा। तो वो 30% उसको वेटेज है। फिर एजुकेशन जो है उसको 30% वेटेज है। फिर एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज है 20%। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन 10%, एंड लास्ट में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है 10%। ठीक है, सो इस प्रोग्राम को भी ना काफी अप्रिसिएशन मिला है, मतलब यूएन वगैरह से। और काफी एक मतलब जो पॉइंट भी लिखा है ना कि लो हैंगिंग फ्रूट से फटाफट से हम लोग ना एक सडन टर्न अराउंड कर देंगे उन एरियाज में, तो उसकी वजह से भी काफी प्रेज किया गया है यूएन में। तो ये प्रोग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। हाँ, मेंस में पूछा इन्होंने, तो पीटी में भी पूछ सकते हैं। राइट। कोई और क्वेश्चन किसी का इस पे? ऑलराइट, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी बस ये एक और करंट अफेयर्स था कि ये डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स निकाला है, तो वो अभी स्पेसिफिकली सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए निकला है। तो कोई स्टेट पीसीएस मतलब जम्मू पीसीएस वगैरह कुछ दे रहा हो तो उसको जरूर ध्यान में रखना है। बाकी देख लेना कि एक नया एडिशन आया है इसके अंदर। ठीक है, कूल है। नेक्स्ट पे चलते हैं, मिशन कर्मयोगी। सो इस पे कोई क्वेश्चन है किसी के पास? ये why is this launched? For whom is this launched? सिविल सर्वेंट्स एंड ब्यूरोक्रेट्स, मतलब वो टाइम के साथ रिलेवेंट रहे, प्राइवेट प्लेयर को बुलाएंगे, टेस्टिंग होती रहे, तो ये स्किल टाइम के साथ बढ़ता रहे, कुछ ऐसा है। हाँ, रिवैम्प कॉम्पिटेंसी बेस। कुछ कमिटीज एंड कमीशंस के नाम बता दो सिविल सर्विसेज के लिए। बासवान कमीशन है मैम 2016 का लेटेस्ट, राइट। और उससे पहले
होता कमेटी है, वो भी इम्पोर्टेंट है काफी, 2004 वाला। तो उसी ने बेसिकली बोला था कि आईसीटी वगैरह जो है आप उसको यूज करो अच्छे से, ताकि ट्रांसफॉर्मेशन हो सके गवर्नमेंट के अंदर। इसके अलावा संताना में एक इम्पोर्टेंट कमेटी है जिसने करप्शन को फाइट करने के लिए था, और इंक्रीज करना है हमें अकाउंटेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस, तो वो भी है। बाकी एक रिलेवेंट हम कमेटी आई थिंक इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से ये हो सकती है, सिविल सर्वेंट एग्जामिनेशन रिव्यू कमेटी। सो इसमें ये चीज बोला था, फेवर करो कैंडिडेट्स को ऑन कॉमन सब्जेक्ट रादर देन ऑन ऑप्शनल। वो ऑप्शनल उड़ाने की जो मांग है वो ये कमेटी ने एक तरीके से रिकमेंड किया था, तो वो भी पता होनी चाहिए। होने वाला है कि ऑप्शनल फिर ये अभी तक लागू नहीं हुआ। हाँ, मतलब रिकमेंडेशन है, तो कभी इस टाइप से कोई पूछे तो अपने को ये पता होना चाहिए कि ये कमेटी ने रिकमेंड करा हुआ है। तो प्रोफेसर योगेंद्र की अलग जो कमेटी थी उसने ये चीज वो रिकमेंड करी थी, ठीक है। ऑलराइट, सो एक तो ये चीज था कि यार प्राइवेट प्लेयर्स को हम लोग इन्वॉल्व करेंगे ताकि हम लोग पूरा एक फ्रेमवर्क तैयार कर सकें फॉर फ्यूचर रेडी सिविल सर्वेंट्स, ठीक है। तो उसमें क्या क्या एरियाज पे फोकस करेंगे, एक तो बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स पे फोकस करेंगे, फंक्शनल स्किल्स पे फोकस करेंगे, एंड डोमेन नॉलेज पे फोकस करेंगे, ठीक है। सो ये ब्रॉडली आइडिया है इसके अंदर। एंड इसके अंदर एक पोर्टल बनाया गया है जहां से वो अपना जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, वो क्या नाम बोलते हैं, सिविल सर्वेंट्स। तो वो क्या है, आई गोट करके है ना कुछ। तो आई गॉट वो डिजिटल प्लेटफॉर्म है कर्मयोगी वाला, एंड वो फर्दर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो दीक्षा पोर्टल है वहां पे अवेलेबल है, ठीक है। ये स्कीम तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल लॉन्च किया ना, ये मिशन है जो अपना। हाँ, मिशन तो उन्होंने ही लॉन्च किया। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का? तो एक बार और वो जो इन्फोग्राफिक है वो देख लेना, उसमें एचआर मैनेजमेंट भी है, पॉलिसी इंटरवेंशन भी है, कॉन्टिन्यूस परफॉर्मेंस एनालिसिस भी है, और अभी जो हमने आई गॉट का बात किया था तो वो भी है, जिससे कि कैपेसिटी बिल्डिंग इंप्रूव होगा। नेक्स्ट जो मेन आइडिया है इसके अंदर, हमें फोकस करना है शिफ्ट फ्रॉम रूल टू रूल, ठीक है। वो जो अभी एक तरीके से राज जो कर रहे थे जो भी सिविल सर्वेंट्स है, उसका जो पूरा आइडिया है उसको शिफ्ट करना है, मतलब उनका रोल क्या है सोसाइटी में या गवर्नेंस में, उस तरफ जाना है, ठीक है। एंड लास्टली क्रेडिबल एंड ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क टू क्रिएट शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। सो वो चीज है इसके अंदर। कूल, कोई और क्वेश्चन नहीं तो फिर आगे बढ़े। सो ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं फिर, डिजिटल राइट्स। तो यूरोपियन कमीशन ने अभी सेट ऑफ राइट्स डिक्लेयर किए हैं, तो उसके रिगार्डिंग कोई किसी का क्वेश्चन है अभी इस टॉपिक पे? अपना केस बता दो जिसमें प्राइवेसी को इंट्रिंसिक बोला है, किस आर्टिकल को? आर्टिकल 21 है ना, राइट टू प्राइवेसी। मैं केस पूछ रहा हूँ, मैं केस का नाम। केस पुट्टास्वामी केस। एक्चुअली लक्ष्मी का देखोगे ना आप, तो उसमें पहले ही लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी बोला है, लेकिन अब थोड़ा स्पेसिफिकली बोला है कि दिस इज इंट्रिंसिक पार्ट। जैसे प्राइवेसी पहले भी 21 का पार्ट होता है, लेकिन अब थोड़ा ओपनली बोल दिया तो, और बोला है कि आप लोगों को बनाओ, पर लक्ष्मीकांत पहले भी लिखा हुआ है। हाँ, मतलब राइट टू लाइफ ना बहुत धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म किया है। पहले राइट टू लाइफ ना केवल, अगर आप पहले के जजमेंट देखोगे बहुत पहले के, तो सिंपल बॉडीली राइट्स के लिए बोलते थे, ठीक है। उसमें वो स्लीप वगैरह कुछ नहीं था। फिर धीरे धीरे जो लैंडमार्क जजमेंट था इसमें मेनका गांधी केस वाला था, तो इसमें बोला था राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का ये मतलब नहीं कि सिर्फ बॉडीली राइट्स हैं आपके पास, उससे ऊपर भी जो पर्सनैलिटी को इफेक्ट करते हैं वो सब भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो वहां से हम मतलब राइट टू लाइफ तो चेंज हुआ ही, दूसरा हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है या जुडिशरी है उसने प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय जो लॉ वाला प्रोविजन था वहां से थोड़ा सा ऊपर उठ के अपने आप को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वाला जो आइडिया उसको भी इंक्लूड करना शुरू कर दिया। तो वहां से फिर जर्नी चलती गई, एंड राइट टू प्राइवेसी फिर केस पुट्टास्वामी केस में एक्सप्लिसिटली बोल दिया गया कि राइट टू प्राइवेसी है अंडर आर्टिकल 21।
हाँ, एक और सवाल पूछा ना यूपीएससी ने, राइट टू मैरी विद अ पर्सन यू वांट, तो ये कौन से में आएगा, वो किस में आएगा, किस में आएगा? 21 में आएगा। 21। हाँ, ये हत्या वाला केस होता ना जो, उसमें ओपनली बोल रहे कि किसी से भी करो। कौन सा केस है ये? वो हदिया करके कोई गर्ल थी ना, शी वाज ए हिंदू राइट, करेक्ट दैट करेक्ट। आई वाज मुस्लिम, तो कन्वर्जन हो गया था, तो उनसे, वो डॉक्टर थी, कोर्ट में पूछा गया आपने अपने विल से किया है कि नहीं, ऐसा केस था। राइट। सो इसमें ये देख लेना, बर्लिन डिक्लेरेशन था डिजिटल सोसाइटी के ऊपर, वो एक चीज इंपॉर्टेंट है। एंड फर्दर एक क्वेश्चन ये रहेगा कि आर डिजिटल राइट्स मेंशन्ड अंडर यूडीएचआर? यूडीएचआर मतलब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो वो ट्रू होगा फॉल्स होगा? स्टार्टिंग में तो नहीं, बट अमेंडमेंट हुआ तो होगा। नहीं, कोई सच अमेंडमेंट नहीं हुआ है, हमने बस उसको एक्सटेंड कर दिया है कि जो हम रियल लाइफ में जो हम ह्यूमन राइट्स एंजॉय करते हैं, हम उसको डिजिटल वर्ल्ड में भी लेके आए, तो उसका एक एक्सटेंशन है। एज सच उसमें कोई डिजिटल राइट ऐसे मेंशन नहीं था कि डिजिटल राइट्स मिलेगा ऐसा करके, ठीक है। चलो एक यूडीएचआर पे एक फॉलोअप क्वेश्चन है। सो यूडीएचआर आर लीगली बाइंडिंग, ट्रू होगा फॉल्स होगा? नहीं, ट्रू तो नहीं है, लीगली तो है ना भाई। लीगली बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। तो वो चीज थोड़ा सा याद में रखना। अरे सर, इतनी तबाही हो रही है अफगानिस्तान में, म्यांमार में, कैसे लीगली बाइंडिंग? करेक्ट करेक्ट, तो वैसे भी हाँ दिमाग लगा सकते हैं अपन। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है क्या किसी का इस पे? एक वो है ना GDPR, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, वो कौन से कंट्री का है? वो ईयू का ही है सर। 17 का आई थिंक क्वेश्चन भी था ये प्री का, जीडीपीआर के बारे में। तो एक और फॉलोअप क्वेश्चन है, तो जीडीपीआर रिकॉग्नाइजेस राइट टू बी फॉरगॉटन अंडर राइट टू प्राइवेसी, तो वो ट्रू होगा फॉल्स होगा? ट्रू। हाँ, ये ट्रू। ये तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला है ना, कि हाई कोर्ट ने बोला है कि राइट टू फॉरगेटन आपका 21 में ही आएगा ना, अंडर प्राइवेसी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो वो राइट टू फॉरगॉटन के लिए ऑल्दो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज बोला है, लेकिन कोई हमारे पास लीगल बैकिंग नहीं है, मतलब अपार्ट फ्रॉम द जजमेंट कोई ऐसा लेजिस्लेशन नहीं है ना। हमारा जो ड्राफ्ट बिल आया था डेटा प्रोटेक्शन बिल, उसमें भी ये चीज नहीं था, लेकिन जीडीपीआर में ये चीज है, मैंडेटरी है वहां पे, ठीक है। सो वो कभी कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट आता है तो उसमें भी लिख सकते हैं राइट टू बी फॉरगॉटन। कूल है। और कोई क्वेश्चन किसी का इस पे? ठीक है। फिर नेक्स्ट पे चलेगा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं ना फिर, पब्लिक प्रोक्योरमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला ये आर्टिकल था, तो इस पे कोई क्वेश्चन किसी का? सो ठीक है, क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। सो हर डिपार्टमेंट को हैज टू कंप्लाई विद द रूल गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस which are called general financial rule for any public procurement, तो ट्रू होगा फॉल्स होगा? ट्रू। एक्सेप्ट हाँ फॉर मतलब ये हाँ, पहले कुछ डिपार्टमेंट्स में नहीं था, जैसे डिफेंस हो, दे नीड नॉट हैव टू कंप्लाई, बट अभी इसके अंदर शायद दे हैव टू कंप्लाई विद दिस।
रूल्स की? हाँ मतलब एक्चुअली मतलब पूरी तरीके से ट्रू नहीं है। तो सारे डिपार्टमेंट्स को ना एक अपना प्रोक्योरमेंट गाइडलाइन बनाना पड़ता है। तो उसका जो स्टेलेटल जो होता है वो जनरल फाइनेंशियल रूल्स हो सकता है, लेकिन हर डिपार्टमेंट का अपना अलग नीड होता है। तो वो अपने हिसाब से फिर उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनको पूरी तरीके से वो फॉलो करना पड़ता है। दे कैन डिविएट फ्रॉम सम एस्पेक्ट बेस्ड ऑन द ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट ऑफ दैट डिपार्टमेंट या दैट मिनिस्ट्री। तो उसके हिसाब से वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है। हम्म, बाकी ये एक्ट्स वगैरह हैं तो एक्ट्स तो यार काफी सारे हैं। तो एग्जैक्टली क्या क्या प्रोविजन, आई थिंक वो तो इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। बट एक बार देख लेना कि कौन कौन सी बॉडी ओवरसी करती है, लाइक सीवीसी है, कैग है, सीसीआई है, सीबीआई है। तो ये सब अथॉरिटीज हैं। एंड आर्टिकल्स भी दिए हुए हैं, लेजिस्लेटिव प्रोविजंस भी दिए हैं इनके लिए। तो वो भी देख सकते हो। सो एक एग्रीमेंट है इसी चीज को लेके, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट को लेके। तो कौन से उसका इंस्टीट्यूशन का ये एग्रीमेंट है? एग्रीमेंट ऑन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। तो WTO का है। तो राइट। वो थोड़ा याद, हाँ वो थोड़ा याद रखना, WTO का ये एग्रीमेंट है। एंड इंडिया इज नॉट अ पार्टी टू दैट एग्रीमेंट। ठीक है। सो वो चीज़ है, इंडिया के पास ऑब्जर्वर स्टेटस है। और इसीलिए थोड़ा सा इंडिया का क्रिटिसिज्म भी होता है इंटरनेशनल स्टेज पे कि वो ऐसा अनफेवरेबल कंडीशंस क्रिएट कर रहा है। जैसे भाई हमारा एक मिशन था ना, कुसुम मिशन। तो उसमें हम डिस्कस भी कर रहे थे कि उस कुसुम मिशन के अंदर इंडिया में बने जो सोलर पैनल्स हैं उनको हम अलाउ कर रहे हैं। ठीक है। फॉरेन मेड को हम अलाउ ही नहीं कर रहे हैं उसके अंदर। सो इस WTO एग्रीमेंट ऑन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में यही बात वो कहता है कि हम जो जितना भी चाहे फॉरेन कंपनीज हो उनको भी एक नेशनल ट्रीटमेंट देंगे, मतलब इक्वल टू द डोमेस्टिक कंपनीज या डोमेस्टिक एंटरप्राइजेस ऑफ दैट कंट्री। तो उनके जैसा सिमिलर ट्रीटमेंट देंगे। सो इंडिया थोड़ा सा उस सेंस में कॉन्ट्रवेंशन में है। प्लस यूएसए ने भी अभी सिमिलर लाइंस पे ही एक काम किया था कि उसने स्टील प्रोक्योरमेंट, जो स्टील एक्सपोर्ट था इंडिया से जो जा रहा था, उसको बैन लगा दिया था, ये बोल के कि हमारा नेशनल सिक्योरिटी हार्म हो रहा है और अपने वाले को फेवर कर रहा है उसमें। सो वो पॉइंट भी हम ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है। और कुछ किसी के पास है ऐड करने को? इसमें WTO में नेशनल ट्रीटमेंट के अलावा लाइक दिस किसी पर्टिकुलर कंट्री को फ्री ट्रेड में ये दे, मतलब एक और टर्म है ना जो हमने पाकिस्तान को दिया है, मोस्ट फेवर्ड नेशन करके। पाकिस्तान से आई थिंक हमने वापस ले लिया ना मोस्ट फेवर्ड हाँ, नेशन वाला टैग। पाकिस्तान वापस ले लिया। तो मेरा क्वेश्चन ये है, नेशनल ट्रीटमेंट एंड मोस्ट फेवर्ड नेशन में डिफरेंस क्या है? नेशनल ट्रीटमेंट में तो हम लोग डोमेस्टिक जो कंपनीज है या जो इंडस्ट्रीज है उनके बराबर ट्रीटमेंट देंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे। मोस्ट फेवर्ड में हम लोग एक कंट्री डिसाइड कर लेते हैं कि जैसा ट्रीटमेंट इस कंट्री के कंपनीज को मिल रहा है वैसे ही ट्रीटमेंट हम बाकी इंटरनेशनल कंपनीज जो कि वर्क कर रहे हैं इंडिया में उनको देंगे। तो वो थोड़ा सा जो मोस्ट फेवर्ड नेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा आउटवर्ड है, मतलब बाहर की कंपनीज के लिए ज्यादा ओरिएंटेड है। एंड डोमेस्टिक या जो नेशनल ट्रीटमेंट है वो मोर और लेस जो डोमेस्टिक एंटरप्राइजेस है उनके रेस्पेक्ट में रिलेशन से रिलेटेड है। राइट। हम्म, ठीक है। फिर आई गेस नेक्स्ट पे चलते हैं, है ना? या और किसी को कुछ पूछना है इसमें? और नेक्स्ट लोकपाल पे है। तो कोई बात पहले तो ये बता दो कि लोकपाल को जो सिलेक्शन कमेटी होती है उसमें कौन कौन होता है? PM, स्पीकर,
सो कोई बताएगा कौन कौन होता है सिलेक्शन कमेटी में? पलाश सर आप बताओगे क्या? याद नहीं है अच्छा। अच्छा, सो सिलेक्शन कमेटी के अंदर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं एंड सीजीआई होते हैं, एनी सुप्रीम कोर्ट जज नॉमिनेटेड बाय सीजीआई एंड एमिनेंट ज्यूरिस्ट। तो ये सिलेक्शन कमेटी होती है जिसके बेसिस के ऊपर फिर फर्दर प्रेसिडेंट जो है उनको अपॉइंट करते हैं। वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लेना। न्यूज में भी था, न्यूज में किस लिए था कोई बता सकता है? इसको याद करने के लिए एक तरीका है, इसमें सीबीआई के लिए सीएम ये पीएम एलओपी सीजीआई होता है, उसमें 2 एक्स्ट्रा ऐड कर दो लोकपाल के लिए। करेक्ट। सो सीबीआई में हमें पता ही है पीएम होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है और सीजीआई होता है। तो उसमें से ही थोड़ा और मान लो कि और इंक्रीज कर दिया गया है। ठीक है, कूल है। तो न्यूज में क्यों था, कोई बता सकता है क्या कारण से न्यूज में था? ये फर्स्ट लोकपाल अपॉइंट हुए हैं शायद, इसलिए। नाम भूल सिंह आपका ना ऑडियो बहुत कट रहा है यार, तो एक बार एग्जिट करके वापस ज्वाइन करना, मे बी शायद ठीक हो जाए ऑडियो, क्योंकि आया नहीं बिल्कुल भी आपका। तो न्यूज में इसलिए था क्योंकि अभी कोई इंक्वायरी डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट नहीं किया गया। ठीक है, तो इसलिए न्यूज में था। बाकी वो जो लोकपाल अपॉइंट हुए थे उसको तो काफी टाइम हो गया। ठीक है, पिनाकी चंद्रन थे फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया। सो उस सेंस में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। सो एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकपाल आर अपॉइंटेड फ्रॉम जुडिशरी, ट्रू और फॉल्स? False. तो क्या कंपोजिशन रहता है उनका? जुडिशियल मेंबर्स का कंपोजिशन क्या रहता है? 50% है क्या? हाँ, 50% है, करेक्ट। तो वो चीज इंपॉर्टेंट है, 50% है। एंड एक और इसमें क्लासिफिकेशन रहता है कि 50% जो मेंबर्स हैं लोकपाल के, दे शैल कम फ्रॉम एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी एंड वुमेन। ठीक है, तो ये पूरा एक मतलब ग्रुप ऑफ कैटेगरीज है जिनसे एटलीस्ट 50% मेंबर्स आने चाहिए। ठीक है, एंड मैक्सिमम 8 मेंबर्स होते हैं, तो उसमें से 50% मतलब 4 मेंबर्स मोर और लेस इन कम्युनिटीज होने चाहिए। ठीक है, तो वो चीज थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। हाँ, सो लोकपाल के ऊपर एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। सो लोकपाल के अंदर पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस है ओवर सीबीआई, तो ये ट्रू है फॉल्स है? It's true. करेक्ट। सो लोकपाल जब कोई ऐसा मैटर उसके सामने आता है जहां पे उसे सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ रही है, तो फिर वो सीबीआई को एम्प्लॉय करेगा। एंड जो भी ऑफिसर सीबीआई के अंडर से अपॉइंट किया गया है फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस अंडर लोकपाल, तो उसका जो ट्रांसफर वगैरह है वो लोकपाल की परमिशन से हो सकता है। ठीक है, तो काफी इसको उस सेंस में पावर दी गई थी। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और पूछता हूँ। सो does Lokpal have power of attachment or confiscation of property of civil servant? ये ट्रू रहेगा फॉल्स रहेगा? क्या उसके पास ऐसी पावर है कि वो कन्फिस्केट कर सकता है एसेट्स ऑफ सम सिविल सर्वेंट? ट्रू और फॉल्स? It's true. करेक्ट, ट्रू है। वो कन्फिस्केट कर सकता है प्रॉपर्टी सिविल सर्वेंट की। ठीक है, तो वो चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना। एक और क्वेश्चन है, क्या सुओ मोटो कंप्लेंट ले सकता है क्या? एक है सुओ मोटो और एक है एनोनिमस कंप्लेंट। Yes. Cannot take anonymous complaints. सुओ मोटो भी प्रोसीडिंग नहीं कर सकता है ना सुओ मोटो कर सकता है ना नहीं कर सकता है। और दूसरा ड्रॉबैक ये भी है कि
हाँ एनोनिमस में नहीं होता है। कूल है। अच्छा क्वेश्चन था। और कोई किसी के पास क्वेश्चन है? सर इसमें ऐसा है ना कि वो सुओ मोटो सिर्फ पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ नहीं ले सकता। एक बार रिपीट करना। क्या बोले स्पर्श आपने? मैं कह रहा था कि जो उसकी सुओ मोटो पावर्स हैं वो सिर्फ पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ नहीं है ना, बाकियों के तो खिलाफ है। हाँ यार, वैसे अगेंस्ट से पब्लिक सर्वेंट ही बोला हुआ था। यार इसको प्लीज कोई वेरीफाई कर लो, क्योंकि जहाँ तक मैंने पढ़ा है नहीं ले सकता है सुओ मोटो। बाकी प्लीज डाल देना, देख लो कोई। हाँ, जुडिशरी भी उसके अंदर नहीं आती है ना, जुरिडिक्शन में। सर ये हाँ ड्रॉबैक में लोकपाल कैनॉट suo moto proceed against any public servant. लेकिन अगर ना अपना वो लोकायुक्त वाला पढ़ोगे ना, लोकायुक्त, तो वहां पे ये चीज लिखी हुई है कि वो सुमो मोटो भी कर सकता है। तो इस पे थोड़ा चेक करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे आई थिंक लक्ष्मीकांत में ये लाइन लिखी है, इन मोस्ट ऑफ द स्टेट द लोकायुक्त कैन इनिशिएट इन्वेस्टिगेशन ईदर ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट रिसीव अगेंस्ट अनफेयर एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन और सुओ मोटो। सो मे बी शायद लोकायुक्त के केस में डिफरेंट है, लोकपाल के केस में मे बी डिफरेंट है, क्योंकि लोकपाल में अलग से ऐसा लिखा हुआ नहीं था कि सुओ मोटो कर सकता है। सिर्फ सिविल सर्वेंट का तो पर्टिकुलर। लोकायुक्त का एक्ट भी अलग सेंट्रल गवर्नमेंट का है क्या? नहीं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं, वो स्टेट्स का है। फिर उस पर तो क्वेश्चन नहीं आएगा ना, क्योंकि हर स्टेट का अलग होगा वो। करेक्ट। इनफैक्ट स्टेट्स में भी ना वो अलग अलग है, कई स्टेट्स नहीं रखा हुआ है, सुओ मोटो नहीं रखा हुआ है, तो वो चीज है। एक बार थोड़ा सा देखना पड़ेगा यार इस सुओ मोटो वाला इस पे स्पेसिफिकली, क्योंकि ड्रॉबैक्स में सिर्फ सिविल सर्वेंट के रेफरेंस देख के लिखा है। ठीक है। कोई और क्वेश्चन है किसी का इस पे? नेक्स्ट पे चले क्या? ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सो नेक्स्ट इज ई गवर्नेंस। तो एक ऐप है इसके अंदर कॉल्ड उमंग ऐप। ठीक है। सो इट इज बिल्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ट्रू रहेगा फॉल्स? ट्रू है। ट्रू है ना संजय? हाँ ट्रू है। सो एक और फॉलोअप क्वेश्चन उमंग ऐप पे, क्योंकि ऐप थोड़ा इम्पोर्टेंट है, रिसेंटली अवार्ड वगैरह भी मिले हैं इसको। सो इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज ओनली। तो वो ट्रू रहेगा फॉल्स रहेगा? फॉल्स। फॉल्स है सर, स्टेट के भी होते हैं। ओनली भी लगा दिया था ना रेड फ्लैग हो जाता है। सो या सेंट्रल भी है, स्टेट भी है, इवन कुछ कुछ लोकल अथॉरिटीज हैं वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो उस सेंस में काफी अच्छा ऐप बना है, 3 tier स्ट्रक्चर कह सकते हैं। ठीक है। सो वो चीज इंपॉर्टेंट है। एंड व्हाट इज हैदराबाद डिक्लेरेशन, उसके बारे में कोई बता सकते हैं? वही प्रोवाइडिंग सर्विसेज, मतलब ई सर्विसेज।
करेक्ट। मतलब आईसीटी का इन्वॉल्वमेंट लेके हम कैसे सर्विस डिलीवरी इंप्रूव कर सकते हैं, तो उस रिगार्डिंग है हैदराबाद डिक्लेरेशन। तो पलाश सर, आपसे क्वेश्चन रहेगा, मैसूरू डिक्लेरेशन क्या है पीटी में का? याद नहीं है। ओके, कोई और जिसने अभी नया ज्वाइन किया वो बताएगा कि मैसूर डिक्लेरेशन क्या था? It's regarding Panchayati Raj and service delivery of करेक्ट। Panchayati Raj. तो पंचायती राज के रिस्पेक्ट में जो सर्विस डिलीवरी है उस बारे में था ये चीज, तो याद रखना। तो हैदराबाद है डिजिटल आईसीटी का यूज करना टुवर्ड्स सर्विस डिलीवरी, एंड मैसूरू जो था वो पंचायती राज की तरफ से था कि वो कैसे अपनी सर्विस डिलीवरी इंप्रूव करें। तो वो थोड़ा सा दोनों के बीच में डिफरेंस है। पिलर्स इसके थोड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ट्रांसफॉर्म सिटीजन सर्विसेज यूजिंग आधार, यूपीआई, डिजिलॉकर, उमंग, ई साइन एक्सेट्रा। Next, fast track implementation of national level public digital platforms in social sectors like health, education, agriculture. Foster responsible use of emerging technology. And lastly, national e-governance service delivery assessment to be adopted in collaboration with METI. ठीक है, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इस चीज को याद रखना। कूल है। कोई और क्वेश्चन किसी का इस टॉपिक पे? ये नीचे कुछ इनिशिएटिव दिए हुए हैं, इनको भी देख लेना। मतलब ऐसा पूछ सकता है वो कि लोकवाणी, भूमि प्रोजेक्ट, फ्रेंड्स, ये सब क्या है, व्हाट आर दीज। तो ये ई गवर्नेंस इनिशिएटिव है डिफरेंट स्टेट्स के। तो या कूल। या फिर मैच द फॉलोइंग्स में भी पूछ सकता है कि ये इनिशिएटिव है कौन से स्टेट के हैं, तो वो भी देख लेना। जैसे भूमि, काफी नाम है भूमि प्रोजेक्ट का कर्नाटका वाले का, लोकवाणी यूपी का, फ्रेंड्स केरला वाले का। तो काफी अच्छे हैं ये इनिशिएटिव्स। नेक्स्ट पे चलते, डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल, ठीक है, DMCRC। तो इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है? This is created by which body? And ये किस लिए है? ये कल हमने 3 टियर ऑफ वो देखा था ना, 3 टियर आर्किटेक्चर होना चाहिए। जो कल हम केबल रेगुलेशन रूल पढ़ रहे थे, तो उसमें से ये एक सेकंड टियर स्ट्रक्चर है जहाँ पे जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, जो टीवी पर ब्रॉडकास्ट करते हैं अपने चैनल वगैरह, तो उनका एक एसोसिएशन है कॉल्ड ब्रॉडकास्ट कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल, BCCC। ठीक है, तो ये सब लोग मिलके आपस में एक नॉन न्यूज जो जनरल चैनल है उन लोगों ने ये चीज बनाई है। एंड ये एक सेकेंड टियर स्ट्रक्चर रहेगा उसके अंदर, जहाँ पे कि जो ग्रेवरेंस रहते हैं इंडिविजुअल्स के रिगार्डिंग एनीथिंग शोन ऑन टीवी, तो उसको ये लोग कैटर करेंगे फर्दर। इसमें इन लोगों ने OTT जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी इंक्लूड कर लिया है, जैसे कि क्या नाम बोलते हैं उनका, ये नेटफ्लिक्स वगैरह वगैरह है, तो इनको भी इंक्लूड कर लिया इन्होंने उस प्लेटफॉर्म के अंदर। सो इनफैक्ट हमने कल पढ़ा भी था कि वो जो केबल रेगुलेशन एक्ट, केबल रेगुलेशन रूल्स है, उसके अंदर गवर्नमेंट ने बेसिकली ये मान लिया है कि उनका जो इंडिपेंडेंट एसोसिएशन का जो बॉडी होगा उसको भी हम सेकेंड ईयर स्ट्रक्चर में रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, सो गवर्नमेंट ने ऐसे कोई स्ट्रक्चर बनाया नहीं है, बट जो थर्ड ईयर स्ट्रक्चर, सेकेंड ईयर है, उसके अंदर वो ये एसोसिएशन रहेगा जो कि इंडिपेंडेंट एसोसिएशन ऑफ ऑल दीज न्यूज चैनल, सॉरी नॉन न्यूज चैनल्स। तो वो डिजिटल मीडिया रेगुलेटरी काउंसिल है। ठीक है, कल हमने ये भी चीज देखी थी कि उसमें जो थर्ड टियर है, सबसे टॉप टियर है, वो क्या था, मतलब क्या वो किसी मिनिस्ट्री के अंडर था या फिर कोई और बॉडी के अंडर था? कोई बता सकता है उसके बारे में? इंटर मिनिस्ट्रियल बोला था ना। सेकेंड पार्ट मीटी के अंदर आता है एंड थर्ड पार्ट इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंदर आता है। एक्चुअली थर्ड पार्ट जो है वो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी है एज सच। मतलब इस 3 टियर स्ट्रक्चर के अंदर इंटर मिनिस्ट्रियल काउंसिल जो है वो मल्टीपल मिनिस्ट्री से लोग है। वो डिफेंस से भी हो सकता है,
मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से भी हो सकता है, तो सबसे हो सकता है। लेकिन ये भी चीज है, ये चीज याद रखना कि अभी जो रिसेंटली जो रूल्स आए थे आईटी एक्ट वाले, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस फॉर डिजिटल मीडिया एथिक्स, तो उसमें ये चीज बोला था कि हम लोग ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, न्यूज और करंट अफेयर्स को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर ला दिया है, ठीक है। सो वो चीज ओटीटी न्यूज प्लेटफॉर्म वगैरह के लिए है, एंड ये वाली जो चीज है वो नॉन न्यूज चैनल वगैरह के लिए है, ठीक है। सो ये चीज थोड़ा इम्पोर्टेंट है। और कोई क्वेश्चन है इस पे किसी का? सर वो क्या बताया आपने कि हाँ बोलो। हाँ वो क्या बताया, वो जो केबल वाले थे वो इससे अलग है ना, मतलब वो न्यूज वाले बता रहे थे ना, वो न्यूज चैनल्स वाले हैं और इसमें नॉन न्यूज चैनल्स हैं। हाँ मतलब टीवी पे जो भी ब्रॉडकास्ट हो रहा है ना, तो गवर्नमेंट ने ये बोल दिया ठीक है, हम इंडिपेंडेंट एसोसिएशन को रिकॉग्नाइज करने को तैयार है, जो कि न्यूज चैनल्स ने खुद ने बनाई है। तो जैसे ये आप ये डिजिटल कंटेंट रेगुलेशन काउंसिल पढ़ रहे हो, ये गवर्नमेंट ने नहीं बनाई है, लेकिन गवर्नमेंट हाँ रिकॉग्नाइज करेगी इस चीज को कि हाँ ये एक इंडिपेंडेंट एसोसिएशन है जो न्यूज चैनल्स ने खुद मिलके कोई भी ग्रीवेंस रेड्रेसल को रिजॉल्व करने के लिए बनाई, तो उस सेंस में रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है। तो मतलब क्रोनोलॉजी थोड़ा ऐसा था, पहला गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि सब कुछ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर आ जाएगा, तो थोड़ा बवाल मच गया था। तो फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने केबल और रेगुलेशन जो रूल्स है उसके अंदर फिर फर्दर इस चीज को और क्लैरिफाई किया। तो वहां पे बोला गया था कि 3 टियर स्ट्रक्चर होगा। तो 3 टियर स्ट्रक्चर में फर्स्ट लेवल जो है वो चैनल के लेवल पे है। अच्छे सोनी पे कोई चैनल आ रहा है, आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो आप वहां पे सीधा उसको अप्रोच कर सकते हो। अगर वहां पे रिजॉल्व नहीं हो रहा तो सेकेंड लेवल जो ब्रॉडकास्टर जितने भी चैनल उनका एक एसोसिएशन रहेगा, जैसे यहाँ पे डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेशन काउंसिल है, तो आप उसको अपना जो ग्रीवेंस है वो रिड्रेस करा सकते हो। अगर वहां पे भी कोई नहीं उसका वो हो रहा है, रेजोल्यूशन नहीं हो रहा है, तो फर्दर फिर आप थर्ड लेवल जो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी है उसके पास इस चीज को भेज सकते हो, ठीक है। तो ऐसा था क्रोनोलॉजी इसका। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर पे ये था पूरा आर्टिकल 1। सो ये मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर ये कहाँ से ड्रॉ किया गया, मतलब किस जगह से लिया गया है ये? सो इंडिया ईए करके इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर है, वहां से इन्होंने इस चीज को बोरो किया है, ठीक है। एंड फर्स्ट स्टेट बन गया है जिसने बेसिकली इम्प्लीमेंट किया है इंडिया ईए को, ठीक है। सो उस सेंस में थोड़ा इम्पोर्टेंट है। एंड कोई बताना चाहेगा इंडिया ईए है क्या बेसिकली? सो हमारा जितना भी डिजिटल आर्किटेक्ट मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी की तरफ ओरिएंटेड है, या इंटर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस को जो लिंक कर रहा है, चाहे वो फिर विद इन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हो या विद इन पीएसयूज हो, वो पूरा का पूरा एक यूनिफॉर्मिटी लाना चाह रहा है आर्किटेक्चर के बीच में। सो एट टाइम्स मतलब ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ कि होता क्या है कि सपोज लेट्स से मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन या चाइल्ड डेवलपमेंट वाला जो मिनिस्ट्री है उसके अंदर हम कोई डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे कुछ फील्ड्स होंगे कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका नेम क्या है, आपका लेट्स से बच्चे कितने हैं, तो इस टाइप का सपोज मैंने डेटा क्रिएट किया। सो सपोज वो डेटा किसी और मिनिस्ट्री के लिए भी यूजफुल था, ठीक है। लेकिन जब दूसरी मिनिस्ट्री लेट्स से मिनिस्ट्री ऑफ कोई मिनिस्ट्री बता दो, हाँ मिनिस्ट्री ऑफ आईटी बता दो, ठीक है। तो लेट्स से मिनिस्ट्री ऑफ आईटी को भी वो डेटा चाहिए था, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के पास जो उन्होंने डेटाबेस बना रखा है बैक एंड के अंदर, उसके अंदर वो जो फील्ड्स हैं वो कुछ अलग तरीके से सेटअप हो रखे हैं, ठीक है। सो वो जो डेटा अगर वो ड्रॉ करता है एक मिनिस्ट्री दूसरी मिनिस्ट्री से, तो वो डेटा जो है वो अलाइन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उन्होंने फील्ड्स अलग बना रखे हैं। जैसे मैंने लेट्स से डेट के लिए नंबर का फील्ड बना रखा है, तो हो सकता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन या चाइल्ड डेवलपमेंट वाले ने वहां पे वो टेक्स्ट का फील्ड बना रखा हो, ठीक है। सो डेटा जो है वो
मतलब अलाइन नहीं हो पाएगा, क्योंकि टेक्स्ट और नंबर मिसमैच क्रिएट करेगा, ठीक है। सो उस सेंस में एक यूनिफॉर्म पूरा का पूरा हम लोग स्ट्रक्चर बनाए, जहाँ पे इजीली डेटा जो है एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री में हम लोग इंटरऑपरेबिलिटी इंश्योर कर सके, मतलब एक मिनिस्ट्री दूसरी मिनिस्ट्री के डेटा को इजीली एक्सेस कर सके या यूटिलाइज कर सके, ठीक है। एक तो ये आइडिया है। दूसरा, हम ऐसा आर्किटेक्चर बनाए जहाँ पे क्विकली सर्विसेज का रोल आउट हो सके, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि अलग अलग सर्विसेज रोल आउट करने के लिए नए नए सर्वर बनाने पड़ रहे हो, नए नए HR लोग हायर करने पड़ रहे हो। सो एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर बना दिया, ओपन सोर्स कोड दे दिया उन सॉफ्टवेयर को, तो इजीली कोई भी जो स्टेट है जिसको अगर वो एप्लीकेशन लॉन्च करनी है तो वो इजीली वो सोर्स कोड को यूज कर सकता है एंड अपना ऐप लॉन्च कर सकता है। तो एक ब्रॉड डिजिटल आर्किटेक्चर है, उसको यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे वो लाइन भी लिखी है, यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी इन द डोमेन ऑफ ई गवर्नेंस, ठीक है। सो इसमें कवर क्या क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी मिनिस्ट्रीज कवर कर रहे हैं, स्टेट्स और यूटीज को कवर कर रहे हैं, PSUs को भी कवर कर रहे हैं, प्लस जो लोकल गवर्नमेंट होती है, पंचायती राज होगी या म्यूनिसिपैलिटीज होगी, उनको भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाएगा, ठीक है। सो ये ब्रॉडली इंडिया EA है। कोई और क्वेश्चन है इस पे किसी का? ठीक है, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो माई गव प्लेटफॉर्म है एक, इसके रिगार्डिंग किसी के पास कोई क्वेश्चन? कुछ तो पूछ लो यार। चलो ठीक है, तो ये माई गवर्नमेंट है, इट इज एस्टैब्लिश एज अ सोसाइटी अंडर सोसाइटीज एक्ट, तो ट्रू होगा फॉल्स? ऑडियो आ रहा है ना सबको? हाँ आ रहा है। तो इतना सन्नाटा क्यों है भाई? बोलो। फॉल्स है क्या संजय? कंपनी है क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ नीति के अंदर? हाँ, तो फॉल्स है, सोसाइटी नहीं है, ये कंपनी है। एंड कल शायद कल ही हमने सेक्शन 8 कंपनीज के बारे में बात करी थी, तो कोई बता सकता है सेक्शन 8 कंपनीज मतलब होता क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट। करेक्ट। तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज होती है, वो स्पेसिफिकली कंपनीज एक्ट 2013 के एक सेक्शन के अंडर होती है। सो वहां पे हमने कल भी देखा था, NPCI जो है वो भी वहीं पर ही एक कंपनी है, ठीक है। कल कोई और भी हमने शायद कोई कॉर्पोरेशन देखी थी, वो भी उसी के अंडर ही लिस्टेड थी। तो ये चीज याद रखना, जो कंपनी प्रॉफिट के मोटिव से नहीं बनाई गई है तो नॉट फॉर प्रॉफिट कहलाती है, एंड वो सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट में पहले से रजिस्टर होती है कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, ठीक है। सो ये माई गव प्लेटफॉर्म जो है ये एक गवर्नमेंट टू सिटीजन प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट रिलेटेड जो कम्युनिकेशन है टुवर्ड्स सिटीजन्स, उसको आप एक्सेस कर सकते हो। कभी ये वेबसाइट खोलोगे ना तो इस पे सारे टाइम कुछ ना कुछ वो चैलेंज चल रहा होता है गवर्नमेंट का, कि ये बना के दो ये प्राइस मिलेगा, ये लोगो बना के दो ये प्राइस मिलेगा, तो वो सब चीजें चलती रहती हैं, ठीक है। प्लस मेरे ख्याल से शायद मन की बात वगैरह में भी शायद यहीं से रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपका कोई सजेशन हो गवर्नमेंट के लिए तो माई गव प्लेटफॉर्म पे आप लोग रजिस्टर करके कर सकते हो, ठीक है। तो वो चीज इंपॉर्टेंट है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ठीक है, ये माई गव प्लेटफॉर्म, तो वो भी चीज इंपॉर्टेंट है। कूल है, नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। सो इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, सो इसके रिगार्डिंग कोई किसी का क्वेश्चन है क्या? सो एक एजेंडा है जिसको बेसिकली फुलफिल करने के लिए इसको बनाया गया है, तो क्या एजेंडा है वो? एजेंडा लेकिन ये क्या है मुझे नहीं पता। हाँ, मतलब वो ट्यूनिस एजेंडा है, और इंटरनेट गवर्नेंस को लेके वो पूरा जो प्लेटफॉर्म था वो था। सो ट्यूनिस एजेंडा ऑफ UN इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, तो IGF जो है, ये इंटरनेट गवर्नेंस फोरम जो है वो UN का एक इम्पोर्टेंट कह सकते हैं प्लेटफॉर्म है। So this is a multi-stakeholder platform which brings representative together from various groups to discuss public policy related to internet, ठीक है। So सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज भी है, सिविल सोसाइटीज भी हैं, तो इस फोरम में आती हैं,
इंटरनेट का यूसेज जो है विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक पॉलिसी या गवर्नेंस, उस चीज पे डिस्कशन होता है। ठीक है, सो ये चीज याद रखना, इंडिया में भी अब ये चीज इंटरनेट गवर्नेंस फोरम जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, उन्हीं लाइंस के ऊपर। ट्यूनिस कहाँ पर है? ट्यूनिस अफ्रीका में है। किस कंट्री का कैपिटल है? ट्यूनीशिया। ओके, मतलब चलो ठीक है, मैपिंग से ही थोड़ा सा एक और पूछ लेना है। तो इज इट इन वेस्टर्न अफ्रीका, ट्रू और फॉल्स? नो, नॉर्दर्न अफ्रीका। नॉर्दर्न ईस्ट, नॉर्दर्न वेस्ट। करेक्ट करेक्ट, तो वो चीज याद रखना। हाँ, ये ट्यूनिशिया किस चीज के लिए जाना जाता है? लाइक हाउ डज द वर्ल्ड नो ट्यूनिशिया? अरब स्प्रिंग्स। अरब स्प्रिंग। करेक्ट करेक्ट। कूल है। मेरे ख्याल से कोई एक बहुत अच्छा वो भी है शायद यहाँ पे, कोई मॉन्यूमेंट टाइप का हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट भी है, बट मेरे को नाम नहीं आता, तो बाद में देख के बता दूंगा। कूल है, नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, तो ये कौन सा बॉडी निकालता है? विच बॉडी? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। अच्छा, कूल है। सो इंडिया का स्कोर के बारे में बता सकते हो? हाँ, इंडिया का स्कोर घटा है, दैट इज इट हैज गॉन फ्रॉम 85 to 86, 100 being the cleanest and 0 being the least, highest corruption. इंडिया का घटा है अभी। हाँ, तो ये चीज थोड़ा याद रखना, मतलब ऐसा लगता है कि अच्छा स्कोर होगा तो मतलब हायर स्कोर है तो मतलब वो अच्छा है, मतलब क्लीन है, करप्ट नहीं है। जितना लोअर स्कोर है उतना ज्यादा करप्ट है। ठीक है, सो उस सेंस में थोड़ा ये स्केल का ध्यान रखना। और डेनमार्क, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, इन तीनों ने जॉइंटली टॉप किया है यहाँ पे। ठीक है, तो मोस्टली स्कैंडिनेवियन कंट्री करती है, बट न्यूजीलैंड भी इन्वॉल्व है यहाँ पे। सो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कोई और भी रिपोर्ट निकालता है क्या? अभी याद नहीं आ रहा है। डेमोक्रेसी से रिलेटेड था क्या? राइट, नहीं, डेमोक्रेसी का एक और ये है शायद। हाँ, वो एक इकोनॉमिक्स एंड इंटेलिजेंस यूनिट भी है ना। हाँ, वो डेमोक्रेसी का नहीं है। हाँ, तो यही है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में। आई थिंक सिर्फ यही वाली निकालता है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ऐसा कुछ है क्या? उस पे कोई रिपोर्ट निकालता है? क्या चीज? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे कोई रिपोर्ट निकालता है क्या? आई डोंट थिंक, मतलब आइडिया नहीं मेरे को। ठीक ठीक। ठीक है, सो ये याद रखना, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है वो मेजरली इसी का देना है, बाकी और कुछ सच नहीं निकालता है इम्पोर्टेंट। ऑलराइट, और कोई क्वेश्चन किसी का? ठीक है, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस। सो देख लेना, 120 mayors from various states were participated in the conference themed New Urban India. So mayors, chairperson of local bodies are political and executive head of municipal bodies. At present, mayors are elected by city councillors who themselves are directly elected by urban voters. ठीक है, so mayors के regarding जो हम municipalities में पढ़ते हैं उसके regarding कुछ बता सकते हो क्या? अच्छा, वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का एक ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट है, दोनों सिर्फ करप्शन से रिलेटेड ही है शायद। हाँ, करप्शन से ही है। कौन सा है? ठीक है, किसी ने अभी नेक्स्ट बताया प्लीज। ना कौन सा है दूसरा वाला रिपोर्ट? एक ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट है और एक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, तो देखिए दोनों करप्शन से रिलेटेड है।
ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। मिसलेनियस तो गैम्बलिंग था ये टॉपिक 9.1। सो इस पे किसी के पास कोई क्वेश्चन है क्या? पहले ये बता दो, इज गैम्बलिंग लीगल इन इंडिया और नॉट? No. नॉट लीगल। मतलब एज सच पूरे इंडिया का नहीं कह सकते कि कोई स्टेट सब्जेक्ट है, और एंट्री 34 है लिस्ट 2 के अंदर। सो उसके अंदर स्टेट का परमिशन से हम लोग गैम्बलिंग वगैरह जो है वो रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो जैसे लॉटरी वगैरह भी थोड़ा बहुत इसी सेंस में हम लोग देखने को मिलता है। सो कई जगह पे लॉटरीज और ये सब अलाउड होते हैं, तो जैसे गोवा वगैरह है या केरला वगैरह है, वहाँ पे लॉटरी गैम्बलिंग जो है अलाउड है, ठीक है। जैसे कसिनो वगैरह होते हैं ना, तो गैम्बलिंग हो रही होती है वहाँ, तो इसलिए वो कुछ कुछ स्टेट्स में अलाउड है, एंड सब में ऐसा कोई ब्लैंकेट रूल नहीं है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है क्या किसी का? तो ये याद रखना, लॉटरी जो है ना, मतलब यहीं पे लिखा हुआ है लॉटरी जो है वो लिस्ट 1 के अंदर है, ठीक है। ऑल्दो गैम्बलिंग जो है वो एज अ स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन लॉटरी जो है वो लिस्ट 1 के अंदर है, मतलब यूनियन लिस्ट के अंदर है, ठीक है। सो वो उसको गैम्बलिंग से थोड़ा डिफरेंट माना गया है, और इट इज गवर्न बाय लॉटरीज रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। अपना एक्ट भी उसके लिए। हम्म। बोलो पलाश, कोई मेरे कुछ तो बोल नहीं रहा था होगा। क्या? अच्छा, ठीक है। हम्म। तो ये देख लेना, हॉर्स रेसिंग इज लीगल इन इंडिया। तो उसमें ये माना है कि उन्होंने इसकी स्किल चाहिए होता है, ठीक है। तो इसलिए वो गैम्बलिंग नहीं कंसीडर करते, और कई सारे स्टेट हैं उन्होंने लॉटरी को लीगलाइज किया है, तो गोवा, केरला, बहुत सारे स्टेट है, ठीक है। फर्दर अभी ये ऑनलाइन गैम्बलिंग का भी काफी वो ट्रेंड चल रहा है। सो ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड लैंड बेस्ड कसिनोज आर लीगलाइज इन गोवा, सिक्किम, नागालैंड, दमन अंडर पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट, ठीक है। तो वो चीज है, बाकी इतना आई थिंक वो नहीं है कि एग्जैक्टली आप देखो कि कहाँ कहाँ है, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक भी नहीं है। सो किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं, तो फिर नेक्स्ट पे चले क्या? बस वो लोधा कमेटी बीसीसीआई का, और तो कुछ हाँ, है नहीं। हाँ, लोडा कमेटी तो वो बेसिकली बीसीसीआई के रिस्पेक्ट में था, जहाँ पे उन्होंने बेसिकली ये बात कहा था कि बैटिंग और फिक्सिंग जो है हम लोग डिस्टिंक्शन करेंगे, मतलब अलग अलग चीज मानेंगे। सो बैटिंग क्या होता है कि बैटिंग आपने लेट्स से सट्टा लगाया था कि हाँ ये प्लेयर इतना मारेगा, मैं उस पर बेट लगा रहा हूँ, ठीक है। फिक्सिंग के मतलब आपने जाके फिर किसी के साथ डील कर लिया, प्लेयर के साथ, जैसे श्रीशांत के साथ हुआ था, तो उसने डील कर लिया, तो वो चीज एकदम टोटली इलीगल हो जाएगा कि मतलब आपने जाके फिक्सिंग कर ली, एंड उससे फिर आप लोगों ने जो प्ले देखने आए थे एंड जो बैटिंग करे थे सबको चूना लगा दिया। सो वो डिस्टिंक्शन था बैटिंग और गैम्बलिंग के बीच, सॉरी फिक्सिंग के बीच में, ठीक है। फिर बैटिंग नेक्स्ट पे अभी चलते हैं। हाँ, भी बैटिंग अभी भी लीगल ही है ना वैसे, या लीगल? मतलब ऐसा कोई यूनिफॉर्म वो नहीं है ना, क्योंकि बेटिंग जो है वो कहीं ना कहीं गैम्बलिंग वगैरह उसमें आ जाती है ना, तो वो स्टेट का सब्जेक्ट है। तो हर स्टेट अपने हिसाब से लॉ बना सकता है, जैसे हमने वो नीचे पढ़ा भी था, गोवा, सिक्किम और बहुत सारे स्टेट ने बना रखे हैं गैम्बलिंग को रेगुलेट करने के लिए। तो वहां पे लीगल भी है, कहीं कहीं इलीगल भी हो सकती है, वो स्टेट का प्रेरोगेटिव है, ठीक है। एज सच कोई यूनिफॉर्म वो नहीं है कि लीगल है कि इलीगल है। जैसे अगर मतलब अभी पता हो तो, हाँ अगर अभी पता हो तो ये ड्रीम 11 और इन सब का, या एक एमसीएल जिसका कोहली ऐड करता है, वो पता नहीं एमपीएल आता है, तो उसमें क्या है कि ना, अगर आप उन एप्स को गूगल प्ले पे ढूंढोगे ना, तो गूगल प्ले पे नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो सब बैटिंग एप्स है। तो गूगल ने अपना उसका लॉ है कि बैटिंग एप्स अलाउड नहीं है उसके प्लेटफॉर्म्स पे, तो वहां से हटा दिया। तो अब उनको आपको उनकी वेबसाइट से जाके डाउनलोड करना पड़ता है एमपीएल वगैरह, इस टाइप्स की एप्स को। एक बार पेटीएम को भी हटा दिया था, क्योंकि पेटीएम भी उसी टाइप का कुछ लेके आता सिस्टम। तो या
ठीक है, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं 9.2 अदर इम्पोर्टेंट न्यूज। सो इंटरनेट शटडाउन के बारे में था, तो कोई किसी का क्वेश्चन है क्या इसमें? ठीक है, तो लीगल ये बता दो। हाँ बोलो लीगल प्रकाश। कौन से हैं इंटरनेट शटडाउन के लिए? हाँ, तो एक तो इंफॉर्मेशन एक्ट है 2000 वाला, जिसके अंडर हम लोग इंटरनेट शटडाउन कर सकते हैं। टेलीग्राफ एक्ट है, उसके अंडर हम लोग इंटरनेट शटडाउन कर सकते हैं। फर्दर जो सेक्शन 144 है सीआरपीसी का, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उसके अंडर भी हम इंटरनेट को शट डाउन कर सकते हैं। अच्छा, सेक्शन 144 सीआरपीसी में कौन करता है, मतलब डिसीजन किसका करती पावर? कोई जवाब देगा क्या इसका? डीएम करता है। हाँ, ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी का? और किसी में मिनिस्टर ऑफ स्टेट करता है ना, होम होम अफेयर्स के लिए, मतलब स्टेट का होम मिनिस्टर जो रहता है वो किसी एक्ट के अंदर करता है ना? आई थिंक शायद टेलीग्राफ एक्ट या उसके अंदर परमिशन लेनी पड़ती थी होम सेक्रेटरी की। एग्जैक्टली नहीं, मेरे को भी प्रोविजन याद नहीं आ रहा, तो एक बार कोई सर्च कर लो यार, गूगल सर्च। ठीक है, तो एक ब्यूडापेस्ट कन्वेंशन है, तो कोई बता सकता है, मतलब इंटरनेट से रिलेटेड है। तो किस रिगार्डिंग है ये एग्जैक्टली कन्वेंशन, कोई बता सकता है? ब्यूडापेस्ट कन्वेंशन। ये सर वो साइबर क्राइम वाली कन्वेंशन है। करेक्ट, तो साइबर क्राइम वाला कन्वेंशन है। इज इंडिया पार्टी टू ब्यूडापेस्ट कन्वेंशन? नो सर, मेंबर नहीं है इसका। करेक्ट, तो इंडिया इसका मेंबर नहीं है, क्योंकि इसमें डेटा को ना मल्टीपल कंट्रीज के अक्रॉस ट्रांसफर करने की बात की गई थी, तो इंडिया इसलिए इसमें से बाहर आ गया था। ठीक है, तो मतलब बाहर क्या, ज्वाइन ही नहीं किया था। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। वो डीएम वाला, सॉरी वो होम सेक्रेटरी वाला एक बार पॉइंट मैं देख के बता दूंगा बाद में, है ना। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम। तो इसमें कोई बता सकता है क्या मतलब होता है पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम का? पहले सिस्टम में डीएम एंड द एसपी दे हैव टू कोऑर्डिनेट विद ईच अदर। तो इसमें लाइक DCP can take his own decision. हाँ, करेक्ट। सो मोस्टली क्या होता है कि ना, जनरली आप ऑल अक्रॉस इंडिया देखोगे तो मोस्टली सिस्टम क्या रहता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सबसे पावरफुल होता है। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है उसको मोस्टली उसकी तरफ रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, या फिर एक ड्यूअल सिस्टम रहता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो और जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वो शेयर करते हैं आपस में रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, सो डीएम के पास इसमें ज्यादातर पावर होती है। डीएम जो है वो अरेस्ट वारंट जो होता है वो इशू करता है, लाइसेंसेस इशू करता है, और जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है उसके पास पावर होती है कि वो इन्वेस्टिगेट करेगा क्राइम को, या अरेस्ट वगैरह किसी को करना है तो वो चीज जो है वो फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस करेगा। ठीक है, सो ये चीज इंश्योर करता है कि जो पुलिस का वाला जो फंक्शन है वो थोड़ा सा डिवाइडेड है बिटवीन पुलिस एंड डीएम एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। बट जो कमिश्नरेट सिस्टम होता है वहां पे कमिश्नर ऑफ पुलिस जो होता है वो हेड हो जाता है। ठीक है, और वो फिर डायरेक्टली वारंट भी वही लोग इशू कर सकते हैं, उनको किसी डीएम वगैरह के पास जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उस सेंस में कह सकते हैं जो जस्टिस डिलीवरी का एक इम्पोर्टेंट है, जो पुलिस सिस्टम जो है उसको थोड़ा सा और मोर एजाइल बनाता है। मतलब उसको अलग से डीएम के पास जाने की जरूरत नहीं है परमिशन लेने को, परमिशन जो पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर डायरेक्टली मिल सकता है। ठीक है, सो वहां पे उनके पास मजिस्ट्रियल पावर भी आ जाती है कमिश्नरेट सिस्टम के अंदर।
and CP is drawn from Deputy Inspector General rank, वो DIG होता है, and assisted by special joint additional deputy commissioners. Such officers are provided with power of preventive arrest. ठीक है, तो preventive arrest भी कर सकते हैं imposing section 144. Also initiate chapter proceeding. ठीक है, तो ये चीज है कि वो पावर्स जो है ज्यादा मिल जाती है. ठीक है, जैसा अभी हमने पढ़ा था CRPC का 144 अलाउ करना है तो DM से परमिशन चाहिए होगा. यहाँ पे कमिश्नर ही है, वो ही परमिशन दे सकता है. तो जैसे दिल्ली में है तो कमिश्नरेट सिस्टम है, यहाँ पे DM आप बहुत, जैसे आपको जनरल पर्पस है कि कोई चीज का रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना है तो उसी के लिए आप DM के पास जाते हो. बट कमिश्नरेट सिस्टम पुलिस को काफी पावर दे देता है. तो दिल्ली में है, यूपी में भी कई सिटीज में अभी लागू किया है. एंड अभी ये रिसेंट जो कंटेक्स्ट है ये मध्य प्रदेश के केस में है. ठीक है, जिन्होंने भोपाल और इंदौर में कमिश्नरेट सिस्टम को अलाउ कर दिया गया. ठीक है, कोई और क्वेश्चन है किसी का? ऑलराइट, तो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक था डिफॉल्ट बेल. सो इस पे कोई क्वेश्चन है किसी का? मैं अभी एक थोड़ा इस तरह के टर्म्स देख लेना, क्योंकि 2021 के पेपर में भी देखा होगा बहुत सारे जुडिशियल टर्म्स पूछ लेते हैं कि जुडिशियल कस्टडी क्या है, पुलिस कस्टडी क्या है. तो उसी सेंस में ये डिफॉल्ट बेल वाला भी एक बेसिक सा ही है जुडिशरी का प्रोविजन. सो यहाँ पे डिफॉल्ट और या स्टैट्यूटरी बेल हम कहते हैं कि इसमें किसी एक और होता है ना, एंटिसिपेटरी बेल. हाँ, एंटिसिपेटरी भी होता है. सो बता सकते हो एंटिसिपेटरी बेल क्या होता है? पुलिस की सर कस्टडी मुझे एग्जैक्टली प्रोविजन नहीं पता है, बट एंटिसिपेट करते हैं कि भाई ये इसकी वजह से मेरे अगेंस्ट FIR हो सकती है, तो आई अप्रोच कोर्ट कि मेरे को पहले ही बेल दे दो बिफोर एनी FIR हैज बीन फाइल्ड. मतलब आपको लग रहा है कि हाँ मैंने स्पेसिफिक स्टैट्यूट या कुछ नहीं पता है. हाँ करेक्ट, मतलब कि मेरे अगेंस्ट FIR हो सकती है, तो फिर पहले से ही मैं बेल करा के रख लूँ अपने पास ताकि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहे. तो वो चीज एंटिसिपेटरी बेल है. डिफॉल्ट बेल क्या है कि is a right to bail that accrues when police fail to complete investigation within a specified time. ठीक है, अगर पुलिस ने स्पेसिफाइड टाइम के अंदर जो पूरा जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स थी उनको कंप्लीट नहीं किया है तो उस केस में एक पर्सन के पास डिफॉल्ट राइट का या डिफॉल्ट बेल का एक राइट होता है. तो बेल मतलब क्या होता है कि बेल आप लेट्स से आपके ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है एंड आपको कस्टडी में रखा गया है. ठीक है, सो आप वहां से कुछ टाइम के लिए बाहर आना चाहते हो तो उसको बेल बोलते हैं. और एक और चीज होती है फरलो. ठीक है, तो फरलो क्या होता है कि अगर आपके ऊपर सेंटेंस सुना दिया कोर्ट ने, जैसा संजय दत्त का केस ले लो. ठीक है, उसके ऊपर वो आर्म्स एक्ट के अंदर शायद प्रोसीडिंग्स चली थी, तो उनको जेल में डाल दिया था और वो चीज प्रूव भी हो गया था, तो वो अपनी सजा काट रहे थे. ठीक है, तो वो सजा जब काटते वक्त बाहर आते हैं ना, तो फरलो जो है वो तब कहते हैं जब वो सेंटेंस और वो जो छुट्टियां हैं, मतलब जो वो बाहर आए वो साथ ही चल रही हैं. ठीक है, तो वो फरलो होता है. एंड बेल में एज सच कोई वो काउंट नहीं होता कि नंबर ऑफ डेज कम हो गए, वो नंबर ऑफ डेज उतने ही रहते हैं. एंड उस चीज में मतलब बेल वो होती है. एंड फरलो के अंदर आपके वो जो सजा के दिन है वो भी उसमें काउंट हो रहते हैं, वो जो बाहर हो आप जेल से. ठीक है, तो वो डिफरेंस है. सो जो है वो थोड़ी सी रेमिट हो जाती है, यानी कि रेमिशन हो जाता है. आप अगर मतलब देखते हैं कि आपने अच्छा बिहेवियर रखा जेल में तो यू आर अलाउड कि ठीक है आपको मतलब फ्रीडम दे दी जाती है. एंड पैरोल होता है जिसमें मतलब सिर्फ थोड़े टाइम के लिए लाइक ब्रेक मिलती है अगर आपको लाइक फैमिली टाइज वगैरह कंटिन्यू करने के लिए. तो फिर बेल मतलब बेल क्या होता है, मतलब वो सजा सुनाने से पहले का प्रोविजन होता है ना शायद फिर बेल. तो हाँ, बेल तो लाइक आपको भी आपका प्रूव नहीं हुआ है, बट पैरोल और फरलो तो लाइक यू हैव बीन प्रूवन गिल्टी एंड यू आर इनसाइड बार्स, बिहाइंड द बार्स, ऐसा. करेक्ट. तो ये डिस्टिंक्शन याद रखना, बेल तब मिलता है जब अभी आपके ऊपर क्राइम प्रूव नहीं हुआ है तब फरलो, और पेरोल तब मिलता है जब आपके ऊपर यू आर कन्विक्टेड अंडर सम सेंटेंस, तब आप बाहर आना चाहते हो, तब फरलो और पेरोल का कंसेप्ट करता है. ठीक है, सर एक और चीज याद रखना है इसमें कि डिफॉल्ट बेल या फिर बेल जो है ना
वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के हिसाब से मिलता है, वेराज जो पैरोल या फिर फरलोग है वो प्रिजन एक्ट 1894 के अकॉर्डिंगली मिल रहा है। कूल है। सो ठीक है, और कुछ है क्या क्वेश्चन किसी के पास? सो एक चीज बताना, बेल इज नॉट अवेलेबल अंडर एक्ट्स लाइक एनडीपीएस और यूएपीए। एनडीपीएस मतलब वो नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट जो है उसके अंडर बेल अवेलेबल नहीं है। तो ट्रू होगा फॉल्स होगा? ट्रू। सर मतलब हाँ, कुछ ना कुछ तो क्लॉज होगा ना, मतलब कंप्लीटली अवेलेबल नहीं है ऐसा कहना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मतलब एक्ट में तो यही चीज लिखा हुआ है, बट यहाँ पे बेल के लिए क्राइटेरिया दिया हुआ है, तो उसमें यही चीज बोल रहा है कि सेम एज कैटेगरी बी एंड डी विद एडिशनल कंडीशन ऑफ कंप्लायंस। तो वैसे अगर एक्ट पढ़ोगे ना तो उसमें बेल अवेलेबल नहीं लिखा है, ऐसा करके लिखा हुआ है। बट कोर्ट जो होता है फिर फर्दर बड़े बड़े केसेस, जैसे ये एनआईए वाला केस है ना, तो इसमें के टाइम पर इनको दिया नहीं, मतलब क्रिमिनल प्रोसीडिंग कंप्लीट करी नहीं, तो वो दूसरे जो प्रोसीजर्स हैं उनके थ्रू लेके आ रहा है। जैसे यहाँ पे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है तो इसके थ्रू लेके आ रहा है, बाकी एक्ट के अंडर एज सच कोई प्रोविजन नहीं है बेल मिलने का। ओके ओके, थैंक यू। सो एक जनरल सा क्वेश्चन है, जो एफआईआर और चार्जशीट में फर्क क्या होता है? एफआईआर इन्वेस्टिगेशन के पहले होती है, इट्स कॉल्ड एज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और चार्जशीट पूरा इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में फाइल करते हैं। करेक्ट। एंड एक और चीज है ना, आई थिंक चार्जशीट कोर्ट के पास में या फिर मैजिस्ट्रेट के पास में फाइल होती है शायद। एफआईआर इज जस्ट एक इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है जो पुलिस लिखती है ऑन द बेसिस ऑफ द कंप्लेनेंट, दैट जिसने भी दिया है वो। इट मे और मे नॉट हैव डिटेल्स। तो एफआईआर में मतलब बेसिकली फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है कि क्या इंसिडेंट पे हुआ था, ठीक है। उसके केस पे फर्दर फिर ना चार्जशीट बनती है जब इन्वेस्टिगेशन चालू होती है, तो उसमें पूरा प्रोसीजर लिखा रहता है हमने क्या क्या इन्वेस्टिगेट किया है, जिसके बेसिस पे जो लेट्स से आपने आपके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा है, ठीक है, या आपके ऊपर मर्डर का इल्जाम लगा है, तो फिर जो चार्जशीट होती है उसके अंदर जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी होती है वो उसको इस्तेमाल करके आपके ऊपर केस चलाती है, मतलब किसी के भी जो एक्यूज है उसके ऊपर केस चलाती है, ठीक है। सो वो एक चीज होता है। तो ये थोड़ा जुडिशियल टर्म्स है, बेसिक इनको थोड़ा देख लेना। किसी को और कुछ जानकारी देनी हो? डी मैम, आप लॉयर वगैरह हो क्या? नहीं, ठीक है। तो अगर किसी के पास एफआईआर के बारे में ना एक्सप्लेन्ड पेज आया हुआ था लास्ट 1-2 महीनों में, अगर किसी को चांस मिला पढ़ने का तो पढ़ लेना, काफी बढ़िया दिया था। मुझे मिल नहीं रहा है वो कहाँ है, बट तो देख लेंगे बाद में। क्योंकि मेरे को लग रहा है पॉलिटिशियन का मन भर गया, अब थोड़ा थोड़ा जुडिशरी के टर्म्स पूछ रहे हैं, तो ये छोटी छोटी बेसिक टर्म्स न्यूज़पेपर में आती रहती है, फरलो, पेरोल, बट हम लोग डिटेल में जाते नहीं कई बार। अमूमन ना इन सब चीजों को हम थोड़ा इंटरचेंजेबली मान लेते हैं कि हाँ फरलो पेरोल एक ही चीज है, बट डिफरेंस होता है। तो इस टाइप की चीजों को थोड़ा देख लेना ना। एक कंसेप्ट है जीरो एफआईआर, क्या होता है वो? जीरो एफआईआर, Without FIR, you can arrest. मतलब मैं बोल देता हूँ एक बार। When a police station receives a complaint regarding alleged offence that has been committed in the jurisdiction of another police station, it registers an FIR and then transfers it to concerned police station for further investigation. This is called as zero FIR. समझ गए? तो इसको FIR नंबर नहीं मिलता है, तो बस FIR लिखवा देता है, उसको ट्रांसफर करता है जो दूसरा वाला पुलिस स्टेशन है, वहां पे पूरा FIR नंबर साथ में ओरिजिनल FIR बनाएगा वो। तो इसको बोलते हैं जीरो FIR, ठीक है। एक और जो होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस। हाँ सर आप बोलिए पहले। नहीं मतलब इनके एरिया में नहीं आता इसलिए ट्रांसफर किया बोला, या फिर बस ट्रांसफर किया, ये डेफिनेशन है बस? नहीं हाँ, एरिया में जुरिसडिक्शन के नहीं आता है, हाँ, लेकिन फिर भी कंप्लेंट फाइल किया,
लेकिन एफ आई आर रिफ्यूज नहीं कर सकते ना, एफ आई आर इज द राइट, आई थिंक ऐसा कुछ होता है वो। हाँ सही। अब बताओ कि एफ आई आर कहीं डिफाइंड है क्या? सीआरपीसी में है ना, सीआरपीसी में है या फिर आईपीसी में है? सीआरपीसी में। ओके, बाकी लोग? सीआरपीसी में तो है क्योंकि प्रोसीजर के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ यार, एक्सप्रेस का आर्टिकल जो था ना, द टर्म फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इज नॉट डिफाइंड इन आईपीसी, सीआरपीसी 1973 और इन एनी अदर लॉ, बट इन पुलिस रेगुलेशंस और रूल्स इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी इज नोन एज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो मतलब आईपीसी में नहीं है, सीआरपीसी में नहीं है, बस पुलिस रेगुलेशंस में, रूल्स में है कहीं पे, ऐसा बोल रहे हो? कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये भी दो टर्म आते हैं। कॉम्प्रोमाइज ये वाला ना। हाँ, ये हम 10-12 बार डिस्कस कर चुके हैं, तो बताओ कोई क्या होता है ये? कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब पहले एफआईआर होना चाहिए, सॉरी नॉन कॉग्निजेबल में एफआईआर वारंट होना चाहिए अरेस्ट करने के लिए, और कॉग्निजेबल में वारंट की जरूरत नहीं है। ओके, तो कॉग्निजेबल मींस पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट, है ना? तो कौन सा ज्यादा स्ट्रिक्ट वाला है इसमें से? कॉग्निजेबल ही हो गया ना? कॉग्निजेबल ये, ठीक है। ठीक नेक्स्ट है पे यार, चलते मेरा हैं। हो गया, बाकी लोग पूछ लो। हम्म, ठीक है, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो पेरोल और फरलो अभी हमने जस्ट डिस्कस ही कर लिया। तो इसमें ये याद रखना, ये यूएपीए वगैरह जो स्ट्रिंजेंट जो लॉज होते हैं, उनके अंडर आप पेरोल के लिए एलिजिबल नहीं हो, एंड पेरोल के अंदर सस्पेंशन हो जाता है सेंटेंस का। मतलब अगर आपको 10 साल की सजा मिली है एंड आप पेरोल पे बाहर आए हो, तो ऐसा नहीं है कि आपकी सजा कम हुई है, उतनी सजा उतनी ही है। आपकी सजा को सस्पेंड कर दिया गया है, तब तक आप बाहर जाके जितने भी दिन है उतने दिन स्पेंड कर सकते हो, और वापस आओगे तो वहीं से आपका जो सजा था वो रिज्यूम हो जाएगा। ठीक है, फरलो के अंदर सजा के साथ साथ वो चीज चलता है, मतलब आपका जो सेंटेंस है वो भी चलता रह रहा है। मतलब अगर आप सपोज 20 दिन को आपकी कस्टडी थी, ये सेंटेंस था, एंड आप 2 दिन उसमें से फरलो मिल गया, तो आपका वो 2 दिन भी काउंट हो जाएगा उसी सेंटेंस के अंदर। ठीक है, और दोनों में कोई लीगल राइट नहीं है, ये चीज याद रखना कि किसी प्रिजनर के पास कोई लीगल राइट नहीं है कि वो इसको क्लेम कर सके कि मुझे पेरोल या फरलो दो। ठीक है, तो ये चीज है। नेक्स्ट पे चलते हैं पीएम केयर्स फंड के ऊपर। सो इस पे कोई किसी का क्वेश्चन है पीएम केयर्स फंड पे? क्या आरटीआई के अंदर आता है? नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। सो ये पीएम केयर्स फंड के अंदर जो डोनेशन होता है वो इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड होता है, ट्रू और फॉल्स? एग्जाम्प्टेड होता है यार वो तो। करेक्ट, एग्जेम्प्टेड होता है। सो वो चीज याद रखना। एंड एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है इस फंड का? पीएम ना? पीएम होते हैं। और क्या इसमें कंट्रोवर्सी चल रही थी? कंट्रोवर्सी यही चल रही थी कि ऑलरेडी हमारे पास प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड है, तो फिर एक और नया फंड बनाने की क्या जरूरत है? और फिर इसमें आपने ऑडिटिंग भी जो है वो कैग वगैरह के अंडर नहीं रखी है, तो वो एक मेजर इशू था इसमें। फर्दर अगर हम बात करें तो यहाँ पे सीएसआर से भी फंड ले सकता है। ठीक है, तो वो भी रिकग्नाइज किया जाएगा कि अगर कोई कंपनी यहाँ पे फंड डोनेट कर रही है तो इट वुड बी कंसीडर्ड अंडर सीएसआर। ठीक है, सो ये बता दो सीएसआर कौन से एक्ट में हमको देखने मिला था? कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट तो ठीक है, लेकिन कब देखने को मिला था? 1950? हाँ, 2013 का है। सो कंपनीज एक्ट पहले भी एग्जिस्ट करा था, लेकिन ये जो एनफोर्समेंट में लाया गया था ये 2013 से लाया गया था। सो एक फॉलोअप क्वेश्चन है कि सीएसआर के अंदर अगर आपका ऑब्लिगेशन जो है मैंडेटरी ऑब्लिगेशन विच इज 2% ऑफ योर रेवेन्यू, सॉरी ऑफ योर प्रॉफिट,
तो अगर उसको आप नहीं पे करते तो आपके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो सकती है। तो वो ट्रू होगा फॉल्स होगा? फॉल्स। ट्रू है। फॉल्स। सो ये चीज फॉल्स है, क्योंकि पहले क्रिमिनल प्रोसीडिंग चालू हो सकती थी। मतलब अगर आपने CSR ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं किया तो जेल में डाल सकते थे आप। लेकिन अब गवर्नमेंट ने थोड़ा सा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने के लिए और बिजनेस फ्रेंडली मॉडल बनाने के लिए ये क्रिमिनल जो प्रोविजंस थे उसके अंदर से हटा दी गया। अब केवल पेनल्टी लगेगी ऊपर आपके, ठीक है। सो ये अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली ही चेंज किया, पिछले आई थिंक 1-1.5 साल के अंदर ही। तो वो चीज याद रखना। अब एक सिविल ऑफेंस ही है CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल ना करना। सो एक और स्टेटमेंट पूछता हूँ। इंडिया इज द ओनली कंट्री वेयर provision like CSR is applicable by law. So is it true or false? फॉल्स। So I think ये चीज ट्रू है। और किसी कंट्री के पास ऐसा कुछ है नहीं CSR जैसा कि कंपनीज मैंडेटरीली सोसाइटी की तरफ कुछ कंट्रीब्यूशन करे, ठीक है। अच्छा, कौन सी कमेटी जुड़ी है, मतलब इसने रिकमेंड किया था ये इसका CSR का? याद नहीं आ रहा है, आप बता दो। इंजेति श्रीनिवास। अच्छा, और अगर ये 2% फुलफिल नहीं कर पाती तो क्या होगा इसका? अब पेनल्टी लगेगा उसके ऊपर। पहले जेल टर्म भी था, लेकिन अब पेनल्टी से काम चल जाएगा। इंजेटी श्रीनिवास का मतलब एक और गो नहीं, मतलब जितना 2% वो था उतना ही जो बैकलॉग रहेगा उतना ही पे करना पड़ेगा या एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा होगा शायद, पेनल्टी है तो फिर थोड़ा। एक्स्ट्रा ही होगा ना। हाँ, ये बता दो कि CSR का क्राइटेरिया क्या होता है, मतलब किस किस कंपनी को CSR पे करना पड़ता है? तो 500 करोड़ और 1000 करोड़ का टर्नओवर था ना, नेट वर्थ वाला और टर्नओवर। हाँ, मतलब 3 क्राइटेरिया हैं। पहला है कि आपका जो प्रॉफिट है पिछले लास्ट 3 सालों में एवरेज में 5 करोड़ होना चाहिए, या फिर आपका जो एनुअल जो या नेटवर्थ जो है आपका वो 500 करोड़ होना चाहिए, ठीक है। या फिर आपका जो टर्नओवर है वो 1000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए एनुअली। तब जो है आप एलिजिबल होते हो, मतलब देन यू बिकम एलिजिबल टू पे CSR, ठीक है। मतलब नॉट एलिजिबल, पे तो आप CSR पहले भी कर सकते हो, वो आपके लिए डिस्क्रिप्शन रहेगा, लेकिन मैंडेटरी हो जाता है अगर आप इन 3 क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो तो, तीनों में से किसी एक को, ठीक है। तो तब आपको CSR जो है 2% देना पड़ता है ऑन नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। तो वो भी है कि पिछले 3 साल का जो एवरेज प्रॉफिट आ रहा है उसके हिसाब से 2% आप पे करो, ठीक है। यार अभी हम आई थिंक कोई टेस्ट सीरीज कर रहे थे ना, तो वहां हमने देखा भी था कि इस टाइप से क्वेश्चन आ रखा था कि क्या कोई फॉरेन में कोई प्लेयर प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको लिए अगर कोई कंपनी फंड दे रही है तो वो CSR में कंसीडर होगा कि नहीं होगा। वो चीज करेक्ट है। स्किल डेवलपमेंट में ट्राइबल एरियाज में तो उनके अंडर भी इसको कंसीडर किया जाता है CSR, ठीक है। मतलब कंपनी फॉरेन में अगर इन्वेस्ट कर रही है तो भी CSR में कंसिडर किया जाएगा? मतलब फॉरेन में वो प्लेयर की ट्रेनिंग में इन्वेस्ट कर रही है तो वो कंसीडर किया जाएगा कि वो CSR है। जैसे अभी नीरज चोपड़ा के ट्रेनिंग फॉरेन में हो रही थी, तो अगर वो कोई कंपनी उसको फंड कर रही है तो इट वुड बी कंसीडर्ड CSR, ठीक है। हाँ, लेकिन वो बंदा तो इंडियन ही है ना, मतलब हाँ, जिसके बंदा ऊपर इंडियन है। हाँ, बंदा इंडियन होना चाहिए, फॉरेनर पे नहीं करनी है, राइट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। रिवाइज रूरल एरिया डेवलपमेंट प्लान फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइन। कोई क्वेश्चन है किसी के पास इस पे? ठीक है, तो हाँ बोलो। हाँ, तो इसमें बस ये याद रख लेना, स्पेशल प्लान स्पेशल डेवलपमेंट के लिए गाइडलाइंस है ये हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है वो लेके आया। एंड इसमें एक स्पेशल डेवलपमेंट प्लान हम प्रिपेयर करेंगे ताकि जो प्लानिंग है विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन, एग्रो क्लाइमेटिक जोन, हिल एरियाज, डिजास्टर ऑकरेंस, इन सबको
इफेक्टिवली एड्रेस किया जा सके, ठीक है। फर्दर विलेज टाउन प्लानिंग स्कीम जो है उसके अंदर कम्युनिटी बेस्ड कोलैबोरेटिव प्लानिंग रहेगा, उसमें भी हेल्प करेगा। एंड 15 फाइनेंस कमीशन ने भी ये चीज बोला है कि हम लोग एक लेवल विलेज लेवल प्लानिंग जो है इनिशिएट करनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू विलेजेस, तो वो चीज भी है। एंड स्वामित्व स्कीम जो है अभी हमने शुरू में डिस्कस भी किया था, तो कोई मिनिस्ट्री बता दो स्वामित्व स्कीम की इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री कौन सी है? पंचायती राज। करेक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इसमें इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं फिर। सो नेक्स्ट इज रूल्स फॉर पोस्ट रिटायरमेंट हायरिंग ऑफ ऑफिशियल्स बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इस पे किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? इसमें बता दो सीबीसी ने क्या वो रखी है, गाइडलाइन क्या रखी है फॉर इफ एनी गवर्नमेंट वांट्स टू हायर एनी रिटायर्ड पब्लिक ऑफिशियल, तो गाइडलाइन क्या रखा है, कोई बता दो। तो क्लियरेंस लेना पड़ेगा कुछ सारे, इसमें 10 साल जो भी उसने रिटायरमेंट के पहले जो पोस्ट में था सब अथॉरिटी से उसको लेना पड़ेगा क्लियरेंस, तो एनओसी बोलते हैं। हाँ, एंड सब में सिर्फ वही ऑर्गेनाइजेशन है जो रिटायरमेंट से इमीडिएटली 10 साल पहले जिन जिन ऑर्गेनाइजेशन में काम किया था उनमें, मतलब ऐसा नहीं कि उसके लाइफ टाइम में उसने जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया था उनसे नहीं लेना, केवल उसके जो लास्ट 10 साल के जो ईयर्स थे उनसे हम लोगों को वो चीज लेनी है, ठीक है। सो लास्ट में यार ये लैंडमार्क कोर्ट केसेस है, तो एक बार इसको फटाफट रीड कर लेते हैं, देन इसका एक फॉर्मल हम एंडिंग डिक्लेयर करते हैं पीटी पॉलिटी का, ठीक है। सो केसेस देख लो, एंटी कन्वर्जन लॉ, तो सबसे इसमें इम्पोर्टेंट तो आई थिंक केस एक तो शाहबानो वाला केस था, सरला मुदगल केस था, सॉरी एंटी कन्वर्जन नहीं था वो, शाहबानो तो वो यूसीसी से रिलेटेड है, सरला मुदगल जो था वो सबसे इम्पोर्टेंट केस है इसमें, क्योंकि इसमें शायद ऐसा हुआ था कि एक आदमी ने दो शादी करने के लिए मुस्लिम रिलीजन में कन्वर्ट कर लिया था, तो वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी है, एम चंद्रा वर्सेस एम थंगामुत्तू एंड अनदर, ये 2010 का केस है, सारे एंटी कन्वर्जन लॉज पे हैं। नेक्स्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो इसमें शाहबानो केस है 1985 का, लैंडमार्क केस था ये, तो अभी ट्रिपल तलाक ला दिया गया है, तो कह सकते हैं इसमें जो प्रॉब्लम्स थी उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश की है। नेक्स्ट सरला मुदगल केस 1995, नेक्स्ट डैनियल लतीफी केस 2001, तो ये सब केस थे। नेक्स्ट आ जाओ सेडिशन, तो पहले ये बता दो सेडिशन मेंशन कहाँ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? किसी को आइडिया? शायद क्या बोला, एक बार रिपीट करना। 22 में मेंशन, नहीं, किसी लॉ में मेंशन नहीं है, आईपीसी में मेंशन है सेक्शन 124A में, तो ये चीज याद रखना, सेडिशन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है ही नहीं। सो सेडिशन वुड बी कंसीडर्ड, मतलब अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वैल्यू नहीं करे तो वुड इट बी कंसीडर्ड सेडिशन, या कोई और क्राइटेरिया सेडिशन के लिए? सेडिशन किसको बोलेंगे, मतलब सिंपल सेंस में यही बता दो। गवर्नमेंट के अगेंस्ट, हाँ, जो भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है इंडिया में, अगर उसके अगेंस्ट आप कुछ भी करो तो फिर वो सेडिशन कंसीडर किया जाएगा, मतलब देशद्रोह जो है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट द्रोह है बेसिकली, बट उसको वो देशद्रोह मान लेते हैं, ठीक है। सो रोमेश थापर केस है 1950 का, केदारनाथ सिंह केस है 1962 का, एंड सबसे लेटेस्ट कन्हैया कुमार केस है 2017 का, ठीक है। नेक्स्ट रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, PDWs, तो ये थोड़ा सा केस इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने भी सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस दे दिए हैं कि आप जो है रिजर्वेशन दे सकते हो PWDs के लिए भी, ठीक है, इन प्रमोशन। वैसे तो प्रमोशन रिजर्वेशन है ही उनके लिए, लेकिन प्रमोशन में क्लैरिटी नहीं था, तो
उसमें केस देख लो, सिद्धा राजू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, जनवरी 2020 में इसका जजमेंट आया। फिर नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड केस 2013 एंड देन राजीव कुमार गुप्ता केस 2016। ठीक है, सो नेक्स्ट पे आ जाओ, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो कोई बता सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है क्या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट? नहीं सर। नो। आरपीए में डिफाइंड है क्या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट? नहीं सर। फिर कहाँ डिफाइंड है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट? ये सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया सर केस में। करेक्ट। 2 दिन तो किसने सुप्रीम, जया बच्चन और हाँ जया बच्चन केस में भी डिफाइन किया है, प्रद्युत बारदोलाई वर्सेस स्वपन रॉय केस में भी डिफाइन किया है, तो वो चीज थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, एंड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मेंशन्ड है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में? यस सर। करेक्ट, वो मेंशन्ड है बट डिफाइंड नहीं है, ना आरपीए में डिफाइंड है। सो या नेक्स्ट चलते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो पता ही है सबको, प्रकाश सिंह केस है इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है कोलोजियम सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन हायर जुडिशरी, तो वो थर्ड जजेस केस जो था 1998 वाला, उसके अंडर है। कोई फोर्थ जजेस केस बता सकता है क्या, किस चीज के बारे में था? एनजीएसी। करेक्ट। सो इसी के साथ अंत हो गया है PT 365 और पॉलिटी। किसी के पास कुछ एडिशन है कुछ करने को, या फिर और कोई सजेशन है?